स्वागत है आप सभी का स्टोरी हब पर। अगर आपको सस्पेंस, इमोशन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स पसंद हैं, तो आज की कहानी आपको एंड तक बंद के रखेगी। यह है पार्ट 3, जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फास्टेस्ट मैरिज। आद्रिव रोते हुए बोला, कौन देगा मेरी जिम्मेदारी? हाँ बोलो, क्या तुम लोग ही मेरी जिम्मेदारियां लोगी? बोलो, क्या तुम लोग लोगी मेरी जिम्मेदारी? वहीं इस समय अर्बिका बहुत बड़े सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और ऊपर से आद्रिव की बातें उसे और ज्यादा प्रेशर में डाल रही थीं। इसलिए बेचारी के मुंह से हाँ निकल गया। बस इतना सुनना था कि आद्रिव ने अर्बिका की हाँ सुनते ही बिजली की रफ्तार से बेड से छलांग लगाई और अर्बिका को गोद में उठाकर बाथरूम में घुस गया। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि बेचारी अर्बिका को समझने का समय ही नहीं मिला। वह बहुत तेजी से खुद तैयार हुआ और वे कपड़े पहन लिए जो उसका असिस्टेंट सुबह ही दे गया था। कुछ समय बाद आद्रिव तैयार होकर अर्बिका को गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आया। उसने अर्बिका को एक प्यारा सा वन पीस पहना दिया जिसमें वह बिल्कुल ब्यूटीफुल डॉल जैसी लग रही थी। खुद उसने वाइट फॉर्मल शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। साथ में दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। फिर वह उसे गोद में लेकर रूम से बाहर निकलकर उसी रूम से अटैच स्टडी रूम में ले आया, जहां पर लगभग 35 साल का एक आदमी बैठा हुआ था जो सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वह एक लॉयर है। वहीं जब उस लॉयर की नज़र अर्बिका पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाया। साथ ही उसे अर्बिका के लिए बुरा भी लग रहा था कि बेचारी कहाँ मासूम डॉल जैसी लड़की इस डेविल के चक्कर में फंस गई। उसे अर्बिका की शक्ल देखकर लग रहा था कि आज हमारी अर्बिका बहुत ज़्यादा मासूम और भोली भाली है, लेकिन बेचारे को क्या पता कि वह कितनी बड़ी डेविल है। उसका सिर्फ चेहरा ही मासूम है, वह खुद नहीं। और उस वकील को अर्बिका की नहीं, अपने बॉस की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इस शादी के बाद हमारे बेचारे आद्रिव की तो बैंड बजने वाली है। वहीं इस समय अर्बिका के साथ होने के कारण उसने अपना चेहरा बहुत मासूम बनाया हुआ था। लेकिन जब उसने देखा कि लॉयर की नज़र उसकी प्यारी छिछोरी पर है तो उसकी आंखें सख्त हो गई और वह जानलेवा नज़रों से उस वकील को देखने लगा। वहीं यह महसूस करके उसे लॉयर की हालत डर से खराब हो गई और वह जल्दी से अर्बिका के ऊपर से अपनी नज़रें हटा लेता है। ये देखकर आद्रिव के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वह लॉयर को इशारा करता है तो लॉयर जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा डॉक्यूमेंट आद्रिव को दे देता है। वहीं ये देखकर अर्बिका कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी ये देखकर आद्रिव ने बिना देरी अर्बिका का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को इंक में डुबोकर उस कागज़ पर उसका फिंगरप्रिंट लगवा दिया। फिर उसी डॉक्यूमेंट पर उसने खुद भी जल्दी से साइन कर दिए, जैसे अगर उसने जल्दी साइन नहीं किए उसकी कोई ट्रेन छूट जाएगी। आद्रिव ने ये सब इतनी जल्दी किया कि अर्बिका को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल। तभी वकील ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस बजाज, अब आप पति पत्नी हैं। ये सुनते ही आद्रिव के चेहरे पर चमक आ गई और वह बहुत खुश हो गया। वह जितना खुश था उससे भी गहरा सदमा हमारी अर्बिका को लगा। उसके ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक लड़की सो रही थी। वह पूरी तरह नेकड थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। शरीर पर जगह जगह पड़े हुए नीले निशान साफ बता रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बिल्कुल पास एक लड़का बिना कपड़ों में सो रहा था और दूसरा लड़का उसके पैरों के पास ही सो रहा था। वहीं बाकी 3 लड़के और बिना कपड़ों के उसके पास ही लेटे हुए थे। तभी उस लड़की की आंखें खुलने लगती हैं। उसे उसी समय अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये महसूस करते ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और वो आसपास देखती है। अपने आप को इस हालत में देखकर वो घबरा जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वही जैसे तैसे वह उठने की कोशिश करती है। उसकी चीख सुनते ही 5 लड़के भी हड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं। उन्हें देखकर वह लड़की यानी बानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अपने आप को इस हालत में देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा था और अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वह वजिन थी, बल्कि वह अपनी नीड्स पूरी करने के लिए बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। लेकिन उसे इन लड़कों से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि ये लोग गली के गुंडे थे। उसने इन्हें जानबूझकर हायर किया था ताकि अर्बिका की बहुत बदनामी हो और वह कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। लेकिन आज वह अर्बिका के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर गई थी। वह यही सोच रही थी तभी एक लड़का उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से में बोला, साली चिल्ला क्यों रही है सुबह सुबह, नींद खराब कर दी। ऐसा कहकर वह गुस्से से बानी को घूरने लगा। वही जब बानी उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह बोली, ए गंवार, औकात में रहकर बात करो मुझसे, समझे? और तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उन सब का बदला मैं एक एक करके तुम लोगों से लूँगी। तुम लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था जो तुम लोगों ने मेरे साथ ये किया? मैंने तुम्हें उसे आबिका के साथ यह सब करने के लिए कहा था। वही ये सुनकर वे लड़के सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बानी ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर वे लड़के भी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर गिल्ट का नामो निशान नहीं था, क्योंकि यही उनका काम था। तभी बानी की गुस्से से भरी आवाज़ आई, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ।
जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। उसकी ये बात सुनकर उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। तभी पहला लड़का उसके बाल पकड़कर गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? तू हमारी जिंदगी बर्बाद करेगी। अगर तू ऐसा सोच रही है ना तो तेरी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पुलिस के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। लेकिन सब कुछ तेरा ही बिगड़ेगा, क्योंकि इस कमरे में तू है। देख रही है ना, वहाँ सब जगह कैमरे लगे हुए हैं और जो कल रात तूने हमारे साथ रंगोलियाँ बनाई है ना, वह सब उसमें रिकॉर्ड हो गया है। अगर तूने ज़रा भी चू चपड़ की ना और हमारे पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो हर जगह फैला देंगे। सुनकर बानी बुरी तरह डर जाती है। अगर उसका ये वीडियो वायरल हो गया तो वह क्या करेगी? उसकी शादी एकांश से कैसे होगी? वह मिसेस सिंघानिया कैसे बनेगी? और उसकी बनी बनाई रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोचकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अन लड़कों का लीडर बोला, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो पहले से ही बदनाम हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। और सोचो, अगर सबको ये पता चल गया कि तुमने एक लड़की होकर दूसरी लड़की के लिए ये किया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए चुपचाप नाटक बंद करो और कल तक हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, समझी तू? और हाँ, जितना तूने हमें परेशान किया है ना, उसके लिए 2 करोड़ हमें एक्स्ट्रा देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वह लड़की अपने कपड़े पहनते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वही बानी अभी बेड पर बैठी अपनी आंखों में आंसू लिए नफरत से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रेखा। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस हालत में हूँ। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे बिल्कुल भी अकल नहीं आई। वह इन सब का कारण भी अर्विका को ही मान रही थी। वही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कैसे अरेंज करेगी। पहले की बात अलग थी, क्योंकि उसके पास अनु जी का दिया हुआ कार्ड था, लेकिन अब तो उसके पास वो कार्ड भी नहीं थे और उसके डैड उसको ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। वही कुछ समय आराम करने के बाद वह जैसे तैसे उठकर कपड़े पहनती है और अपने घर चली जाती है, क्योंकि इस हालत में वह रायज़ादा मेंशन तो जा नहीं सकती। स्टूपिड सपना। वहीं दूसरी तरफ इस समय हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। अद्रिव खुशी से शादी वाले कागज को देख रहा था। वहीं अर्बिका अभी भी शौक में खड़ी थी। तभी पता नहीं अचानक उसे क्या होता है, वह जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। ये देखकर वहां मौजूद वकील और अद्रिव उसे अजीब नज़रों से देखने लगे कि अचानक से अर्बिका को क्या हो गया। वहीं हमारा अद्रिव टेंशन से होने लगी कि कहीं शादी के शौक की वजह से उसकी छिछोरी पागल तो नहीं हो गई। इसलिए उसके कंधों को पकड़कर परेशान होकर बोला, क्या हुआ छिछोरी, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? इतना कहकर वह अर्बिका को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका पर कोई भी असर नहीं हुआ और वह और जोर जोर से ताली बजा बजाकर हंसने लगी। ये देखकर अद्रिव और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि अभी तो उसकी शादी हुई है और उसकी नई नवेली दुल्हन पागल ही हो गई है। उसे पता था कि इस तरह शादी होने के बाद अर्बिका को शौक ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना बड़ा शौक लगेगा कि वह पागल हो जाएगी, उसे ये सब नहीं पता था। इसलिए उसने परेशान होकर कहा, देखो छिछोरी, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? तो उसकी बात सुनकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अर्बिका बोली, देखो ना, पता नहीं आजकल मैं कैसे स्टूपिड सपने देखने लगी हूँ कि मेरी शादी हो गई है। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर मैं कोई सपना ही देख रही हूँ। रुको, अभी मैं उठ जाती हूँ। अभी मैं अपनी हथेली पर चुटकी काटूंगी तो यह अजीब सपना टूट जाएगा, देखना तुम। और इतना कहकर वह सीधा खड़ी होती है और एक स्माइल के साथ अपनी कलाई पर एक जोर से चिमटी काटती है। वहीं चिमटी काटने के बाद वह इंतजार करने लगती है कि वह कब अपनी नींद से जागेगी। लेकिन काफ़ी समय बाद भी वह अपनी नींद से नहीं जागती, तो वह 1-2 बार फिर से चिमटी काटती है। चिमटी काटने के बाद भी जब वह नींद से नहीं जागती तो वह परेशान होकर अद्रिव की तरफ देखकर बोली, तो क्या ये सपना नहीं है? मेरी शादी सचमुच हो गई है? तो उसकी बात सुनकर अद्रिव शर्माने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, हमारी शादी सचमुच हो गई है और अब मैं तुम्हारा पति परमेश्वर बन गया हूँ और तुम मेरी पत्नी परमेश्वरी। और इतना कहकर वह दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर शर्माने का ड्रामा करने लगा। ये बात सुनकर हमारी अर्बिका का दिमाग ही खराब हो गया और वह जल्दी से अद्रिव के पास जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर जोर जोर से उसके बाल खींचने लगी। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद इतने मस्तानदे जैसे होकर मुझमें जैसी बच्ची से शादी करने की? क्या ये सब करके तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? और इतना कहते हुए वह लगातार अद्रिव के बाल खींचने लगी। भाई, यह नज़ारा वहाँ खड़ा लॉयर आंखें फाड़कर देख रहा था और अपनी लेडी बॉस की हिम्मत की दाद दे रहा था। इस अचानक के हमले से बेचारा अद्रिव संभल ही नहीं पाया और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे क्या कर रही हो छिछोरी, पागल हो गई हो क्या? अपने पति को कोई इस तरह मारता है क्या? अरे पति तो परमेश्वर होता है, उसकी तो पूजा की जाती है, धुलाई नहीं। तो ये बात सुनकर अर्बिका रोते हुए बोली, हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना बताए शादी करने की? और क्या कहा तूने? तू पति परमेश्वर है? रुक, अभी मैं तुझे मारकर परमेश्वर के पास पहुंचाती हूँ। पर इतना कहकर वह उस पर लातें घूंसे बरसाने लगी। वही ये देखकर अद्रिव जैसे तैसे अर्बिका की पकड़ से छूटता है और बचने के लिए वह लॉयर के पीछे छिप जाता है, जिससे बेचारे लॉयर की तो सांस ही रुक जाती है। वह मन ही मन सोचता है,
ये पति पत्नी अपने झगड़े में मुझे क्यों यमराज के पास पहुंचाना चाहते हैं? तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मार डालूंगी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सिंगल रहने का सपना अधूरा रह गया। कहाँ मैं सपने देख रही थी कि सलमान खान की तरह जिंदगी भर अखंड सिंगल रहूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आज बालिका वधू बन गई हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हारा कम तमाम कर दूंगी। और इतना कहकर वह पास से एक फूलदान उठाती है और उसके तरफ फेंक देती है। वहीं अगर अद्रिव समय से साइड नहीं हटा होता तो अब तक तो वह सीधा नरक सुधार गया होता। ये देखकर अद्रिव अपनी सीने पर हाथ रखकर डरते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम छिछोरी? तुम मुझे क्यों मार रही हो? अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी और जिंदगी भर तुम्हें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका एक और गमला वहां से उठाकर उसके ऊपर निशाना साधते हुए बोली, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिंदगी भर सफ़ेद कपड़े पहन लूंगी, लेकिन आज मैं तुम्हारा कम तमाम करके ही रहूंगी। तो उसकी बात सुनकर अद्रिव डरते हुए बोला, अरे तुम्हें मुझ जैसे गरीब को मारकर क्या मिलेगा? अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे इकलौते माँ बाप और तुम्हारी इकलौती एसएएस ससुर अनाथ हो जाएंगे। समझने की कोशिश किया करो छिछोरी। वहीं अर्बिका जो अभी अभी उसे मारने वाली थी, जब वह उसके मुंह से अपने लिए गरीब सुनती है, वहीं सुनकर अर्बिका की भूनें सिकुड़ गईं। उसे अपना ये जल्दबाजी का पति कहीं से भी गरीब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसके आसपास से बहुत हाई स्ट्रॉन्ग द्वारा निकालता था जो किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होता था, और इस इंसान ने उससे 2 मिनट में इंस्टेंट शादी कर ली। तो ये सब कोई मामूली इंसान तो कर नहीं सकता। इसलिए वह बोहे सुकुरट हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम गरीब हो? तो उसे शांत होता देख अद्रिव राहत की सांस लेता है, फिर उदास होने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। अरे मैं तो इतना गरीब हूँ कि गरीबी भी मुझे देखकर कहती है, चल हट गरीब। और इतना कहकर वह बहुत ही मासूम और लाचार सा चेहरा बना लेता है। वहीं उसकी बात सुनकर वकील को तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। मतलब बजाज कॉर्पोरेशन का सीईओ और इस पूरे एशिया पर राज करने वाली कंपनी का इकलौता मालिक कह रहा था कि वह गरीब है। अरे अगर यह गरीबी है तो फिर अमीर क्या होते हैं? ये सुनकर आविका को उसकी बैटन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? उसकी बात सुनकर हमारा अद्रिव मासूम सा चेहरा बनाते हुए झट से बोला, मुझे क्या पता कि तुम बेवकूफ़ हो या नहीं, हम तो अभी दूसरी बार ही मिले हैं। ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। और इतना कहकर उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिसमें अभी दोपहर के 12 o'clock बज रहे हैं। ये देखकर वह परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने घर पर सभी को बताया था कि वह सुबह तक आ जाएगी, लेकिन अभी तो दोपहर के 12 o'clock बज गए थे। घर पर सब उसके लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उसे जल्दी घर जाना पड़ेगा। अपने जल्दबाजी के पति से तो वह बाद में निपट लेगी, यही सोचकर। ये सुनकर आबिका यूज वार्निंग देते हुए बोली, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। उसकी बात पर अद्रिव फिर बोला, क्यों? मैं अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें मोतियाबिंद है जो मुझे बाद में देखोगी। इतना कहकर वह मन ही मन हंसने लगा। यूज इस समय आबिका को परेशान करने में बहुत मेर रहा था, लेकिन ऊपर से उसने अपना चेहरा वैसे ही मासूम बनाए रखा। वही खुद को अंधी सुनकर अर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप गुस्से में बोली, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधी बोलने की? तो अद्रिव बोला, मैंने तुम्हें अंधी कहाँ बोला? मैंने तो बस तुम्हारी बीमारी के बारे में पूछा। अगर मुझे भी तो जानने का हक है कि मेरी शादी किसी मोतियाबिंद के मरीज से तो नहीं हो गई। वही उसकी बात सुनकर हमारी अर्बिका का पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया। अपनी 18 साल की जिंदगी में कभी किसी ने उसे इतना इरिटेट नहीं किया था जितना कुछ समय में उसके जल्दबाजी के पति ने कर दिया था, और वह ये भी समझ गई थी कि इससे बहस करना बेकार है, इसलिए वह उसे उंगली दिखाकर गुस्से से लाल चेहरे के साथ बोली, अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन बाद में अगर तुम मुझे कभी मिलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, स्टूपिड, कमीने, पागल आदमी। और वह इतना कहकर वहां से जाने लगी, लेकिन मुड़ मुड़कर वह उसे गुस्से में गालियां भी दे रही थी। वही इससे अलग हमारा अद्रिव अपने दिल पर हाथ रखे उसे शिद्दत से जाता हुआ देख रहा था। उसे अर्बिका के मुंह से अपने लिए गालियां भी बहुत अच्छी लग रही थीं। यूं कहो उसे अर्बिका के मुंह से दी गई गालियां भी अपनी तारीफ जैसी महसूस हो रही थीं। एक पल के लिए भी उसकी नज़र अर्बिका के खूबसूरत चेहरे से नहीं हट रही थी। उसे अर्बिका गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए वह अपने दिल पर हाथ रखकर खोए हुए अंदाज में किसी दीवाने की तरह बोला, हाय कितनी क्यूट है। और इतना बोलकर वह स्माइल करने लगा। ठीक है, स्माइल करते समय उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे इस तरह स्माइल करते हुए देख लेती तो सचमुच पागल ही हो जाती। वही उसकी बात सुनकर लॉयर अजीब मुंह बनाकर मन में सोचने लगा, ये दोनों पति पत्नी ही पागल हैं। मुझे तो लगा हमारी लेडी बॉस क्यूट मासूम सी डॉल है, लेकिन वह तो हमारे बॉस से भी ज़्यादा खतरनाक निकली। मुझे उनसे बचकर रहना होगा। अरे जो लड़की इस डेविल को मार सकती है वह कुछ भी कर सकती है। वही कुछ पल तक अद्रिव उसे तब तक देखता रहा जब तक अर्बिका वहां से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया और उसकी आंखें फिर से उसी कोल्डनेस से भर गईं और उसके आसपास से वही डेंजरस ऑरा निकलने लगा।
जैसे यह महसूस करके लॉयर ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछकर बोला, लो आ गया डेविल अपने असली अवतार में। तभी अद्रिव के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं। वह सब देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। वह पहले अद्रिव के सामने झुककर उसे सल्यूट करते हैं और वहां पर बिना इमोशंस के खड़े हो जाते हैं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। उनमें से एक बॉडीगार्ड, जो उन सब बॉडीगार्ड्स का हेड था, आगे बढ़कर अद्रिव को कोट पहनाता है। तो अद्रिव अपनी सर्द और खतरनाक आवाज में बोला, कहाँ है वह? तो वह बॉडीगार्ड सिर झुकाते हुए बोला, सर वह हमारे सीक्रेट बेस में है। डेविल अद्रिव। वहीं दूसरी तरफ अर्विका होटल के रिसेप्शन एरिया में आ गई। इस समय वो अद्रिव को गालियां दे रही थी क्योंकि उसकी पूरी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर वहां के फ़ोन से अर्नित को कॉल करती है। कुछ समय बाद अर्नित कॉल उठाता है तो अर्विका बोली, अभी के अभी होटल ताज में कार भेजो। उसकी बात सुनकर अर्नित हैरान हो गया और बोला, ताज होटल? लेकिन ताज होटल क्यों? तुम तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाली थी ना। तो फिर ताज होटल में क्या कर रही हो? पहले से ही बहुत गुस्से में थी। उसकी बात सुनकर चढ़ते हुए बोली, अब तुम ज्यादा जग्गा जासूस बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप जो कहा है वो करो। और इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है। फ़ोन रखते हुए बड़बड़ाती है, जिसे देखो मुझे ही ज्ञान देने पर तुला हुआ है। फिर वो अपने कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, उस कमीने ने मेरी बॉडी का क्या हाल कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी बॉडी पर बुलडोज़र चढ़ा दिया हो, और ऊपर से बोल रहा है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। फिर वो ऊपर की तरफ देखकर बोली, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, माना कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी शादी करवा दोगे। अरे एक ही तो सपना था मेरा, जिंदगी भर सिंगल रहकर मरने का। और आपने उसी सपने को पूरा करवाने की जगह पूरे खानदान में सबसे पहले मेरी ही शादी करवा दी। कम से कम मेरी उम्र तो देखते प्रभु। और इतना बोलकर वो मुंह बना हुए बोली, मुझे ज़रूर उस बूढ़े जीजा की नज़र लगी है। उसी की नज़र की वजह से मेरी शादी हो गई है। वही चाहता था कि मेरी शादी हो जाए और वह बामिका के साथ दिन भर जोक की तरह चिपका रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो मैं उसकी शादी अपनी बामी से तब करवाऊंगी जब वह सच में बूढ़ा हो जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बूढ़े जीजा। तेरी वजह से आज मेरा सिंगल रहने का सपना टूट गया। और इतना बोलकर वह मुंह बना लेती हन। इस समय मुंह बनाते हुए वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी कुछ समय बाद उसकी कार आ जाती है और वो कार में बैठकर रायज़ादा मैंशन के लिए निकल जाती है। वहीं उनकी कार अभी बढ़ी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि दो कारें उसकी कार का पीछा कर रही हैं। ये देखकर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, पर इस समय वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो ड्राइवर को इशारा करती है। ड्राइवर उसकी बात समझकर कार की स्पीड तेज कर देता है और इसके साथ वो उन लोगों को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर वो कार वाले जो अर्विका की कार का पीछा कर रहे थे वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इस तरह उन्हें चकमा नहीं दे पाया था। आज तक किसी भी कार का अगर वो लोग पीछा करते थे तो सामने वाले को कानों का आंधी भनक नहीं लगती थी। तो फिर अर्विका को इस बात का पता कैसे चला? यही सोचकर वो लोग हैरान थे और फिर वो किसी को फ़ोन करके बोलते हैं, बॉस हम लेडी बॉस का पीछा कर रहे थे लेकिन उन्होंने हमें चकमा दे दिया और अब उनकी कार हमें कहीं मिल नहीं रही। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये आरिश के ही बॉडीगार्ड थे जिन्हें उसने अर्विका की सेफ्टी के लिए उसके पीछे जाने को कहा था। तो दूसरी तरफ जब आनित ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा स्मार्ट निकली माय क्वीन, तुम्हारे साथ खेल खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। और इतना कहकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। तो चलिए पहले हम अपने हीरो के बारे में जान लेते हैं। आद्रव बजाज, उम्र 22 साल। बजाज कॉर्पोरेशन के ये गेस्ट, क्रूर, डेविल और मिस्टीरियस सीईओ हैं। इन्हें आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। इनकी कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है और ये एशिया के बेताज बादशाह हैं। ये एक डबल पर्सनैलिटी लेकर घूमते हैं। अपने परिवार के सामने ये बहुत शरीफ, मासूम, शरारती और सीधे साधे हैं, लेकिन दुनिया वालों के लिए ये एक डेविल, शैतान से कम नहीं। इनकी इस साइड के बारे में इनके परिवार में किसी को पता नहीं, सिर्फ उनके भाई और डैड की जनते थे। अंधेरा कमरा, वहां एक आदमी की दर्दनाक चीखों की आवाज़ आ रही थी। उसके पास बहुत ही हटे कट्टे बॉडीगार्ड थे जो उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहां पर अद्रीव आता है। इस समय उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और उसके आसपास से बहुत खतरनाक और ठंडा माहौल निकल रहा था। जब वह सामने टॉर्चर हो रहे इंसान यानी अजय को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगती हैं और वह खतरनाक नज़रों से देखने लगता है। वहीं अजय जो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, जब वह अद्रीव की इतनी ठंडी नज़र महसूस करता है तो वह अंदर तक कांप जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, देखो देखो मुझे छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो कि मेरे डैड कौन है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वह इतना बोला ही था कि तभी उसे अद्रीव की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अद्रीव हंसते हुए किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वह किसी साइको की तरह हंस रहा था।
वहीं उसकी ये खतरनाक हंसी सुनकर वहां मौजूद बाकी गार्ड्स की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह जानते थे जब भी ये आदमी इस तरह हंसता है तो किसी की बर्बादी जरूर आती है। तभी वह हंसते हुए अचानक रुक जाता है और फिर गुस्से से अजय का जबड़ा पकड़कर बोलता है, तेरा बाप तुझे क्या बचाएगा जब वह खुद कुछ करने लायक नहीं रहेगा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्वीन पर अपनी गंदी नज़र डालने की। और इतना बोलकर वह उसका जबड़ा और जोर से दबा रहा था। वहीं अजय को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसका जबड़ा टूट ही जाएगा। तभी अद्रीव बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो वह बॉडीगार्ड उसका सारा इशारा समझकर कुछ ही देर में वहां पर एक टूल बॉक्स लेकर आता है और अद्रीव को देता है। अद्रीव की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है जिसे देखकर अजय और भी ज्यादा डर जाता है। वह कुछ कह पाता उससे पहले कि अद्रीव किसी साइको की तरह वह टूल बॉक्स खोलकर उसमें से एक पेंचकस निकालता है और अजय को बेहद ठंडी और खतरनाक आंखों से देखते हुए बोलता है, तूने इन्हीं आंखों से मेरी क्वीन पर गंदी नजर डाली थी ना। और इतना कहकर वह पेंचकस उसकी आंखों में घुसा देता है जिससे अजय की एक दर्दनाक चीख गूंज जाती है। वहीं ये चीख सुनकर अद्रीव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह यही नहीं रुकता। वह एक चाकू उठाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, इन्हीं गंदे हाथों से तूने मेरी क्वीन को छूने की कोशिश की थी ना। और इतना बोलकर वह एक एक करके चाकू से उसकी उंगलियां काटने लगता है जिससे अजय दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन अद्रीव को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो किसी साइको की तरह लगातार उसकी उंगलियां काट रहा था। वहीं इस समय वह बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था। वह वही वाला बिल्कुल नहीं लग रहा था जो अर्विका के सामने हमेशा मासूम बनकर घूमता था। इस समय वह किसी शैतान की तरह था। दर्द की वजह से अजय बेहोश हो जाता है, लेकिन अद्रीव के बॉडीगार्ड फिर से उसके ऊपर गर्म खौलता पानी डाल देते हैं जिससे वह चीखते हुए फिर उठ जाता है। वहीं ये देखकर अद्रीव गुस्से में उसके हाथ भी काट देता है उसे रह रहकर। वही सीन याद आ रहा था जब अजय अर्विका को छूने की कोशिश कर रहा था। जब वह सुबह उठा था तो उसने यह जानने के लिए कि अर्विका को ड्रग्स किसने दिए हैं उसने उस कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे पता चला कि अजय ने ही ड्रग देकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की, और यहाँ तक वह आज तक बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। ये देखकर उसने बिना देरी किए अजय को उठवा लिया। वहीं अद्रीव अब अजय के दोनों हाथ काट दिए और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके गले को काट देता है जिससे अजय की मौत हो जाती है। ये देखकर अद्रीव वहां से उठकर अपने हाथ साफ करके बोला, इसकी बॉडी को इसके बाप के पास पार्सल कर दो और पता करवाओ इसे इतने खतरनाक ड्रग्स कहाँ से मिले। इतना बोलकर वह वहां से निकल जाता है। पैनिक और अंजन कॉल, रायजादा मैंशन। अनुजी, बामिका और जय जी परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। बामिका लगातार अर्विका को फोन कर रही थी लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही थी। ये देखकर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे अर्विका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी अनुजी वहां पहुंचती हैं और चिंतित होकर पूछती हैं, बच्चा, क्या अरु ने फोन उठाया या तुम्हारे कॉल का कोई जवाब दिया? बामिका उनकी बात सुनकर घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं मम्मा, दी फोन नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कहा था कि वो सुबह तक वापस आ जाएंगी, लेकिन अब तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, अभी तक वो नहीं आई। और ऊपर से उनका फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ होंगी। इस वक्त उसके चेहरे पर अर्विका के लिए चिंता और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब पछतावा होने लगा था कि वो एकांश के साथ अकेली क्यों आई। उसे अर्विका को साथ लेकर ही आना चाहिए था। वहीं फिक्रा तो जयजी को भी बहुत हो रही थी, लेकिन जब वह दोनों को इतना परेशान होते देख उन्हें हिम्मत देते हुए बोले में कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी प्रिंसेस कोई बच्ची थोड़े ही है। बस इतना बोले ही थे कि तभी अर्विका की आवाज़ आती है, हाँ मम्मा, डैडी सही कह रहे हैं, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं जो खो जाऊंगी। वहीं यह आवाज़ सुनकर सबका ध्यान अर्विका की तरफ जाता है जो इस समय हॉल के अंदर आ रही थी। वहीं अर्विका को सही सलामत देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं बामिका और अनुजी जल्दी से अर्विका के पास जाकर यूज को जोर से हग कर लेते हैं। वहीं उनके इस तरह करने से अर्विका हैरान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी उन्हें टाइट हग कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद अनुजी उससे दूर होती हैं और बोली, बच्चा, आप कहाँ चली गई थी? हाँ, आपने तो कहा था आप सुबह तक आएंगे, लेकिन आपको इतनी देर कैसे हो गई? और आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। आप जानती भी हैं हम कितना डर गए थे। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। सचमुच वह आज बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी बेटी के लिए। वह अपनी बेटी को एक बार खो चुकी थी, अब अगर दूसरी बार उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वह सहन नहीं पाएंगी। और अपने परिवार का अपने लिए इतना प्यार और अपनापन देखकर उसे बहुत खुशी होती है, और साथ में उसे बहुत गिल्टी फील भी हो रहा था कि उसका परिवार वाली उसकी वजह से इतने परेशान हुए। इसलिए वह अपने दोनों कानों को पकड़कर बहुत क्यूटली बोलती है, सॉरी अपनी प्रिंसेस को माफ़ कर दीजिए, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया था और मेरी फ्रेंड ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं भूल गई आप लोगों को इन्फॉर्म करना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वहीं उसे उन सब से झूठ बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह उन्हें सच बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। वहीं उस समय वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी, जिसे देखकर उन सबका दिल पिघल गया और वे उसे माफ़ कर देते हैं। वहीं कुछ समय बात करने के बाद अर्विका अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि उस समय वह बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी।
वहीं बामिका भी इस वक्त अपने रूम में चली जाती है और मिस्टर और मिसेज रायजादा को एक फंक्शन में जाना था तो वे दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद बामिका का कमरा। इस समय बामिका अपने कमरे बेड पर बैठी हुई में एक गाना लिख रही थी। वहीं वह इस तरह पूरी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई थी, तभी उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। ये देखकर वह अपना मोबाइल उठाती है तो उसे पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर बामिका थोड़ी घबरा जाती है और पहली बार में कॉल नहीं उठाती, लेकिन फ़ोन फिर से रिंग करता है तो ये देखकर वह घबराते हुए फ़ोन कॉल उठाकर मोबाइल अपने कान से लगाती है। तो वहाँ से एक शख्स की डरावनी आवाज़ आती है, कैसी हो प्यारी बामिका, मैंने सुना है आजकल बहुत खुश रहने लगी हो तुम्हारी बहन के आ जाने से। वहीं यह आवाज़ सुनकर बामिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और माथे से ठंडा पसीना निकलने लगता है और वह बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वहीं ये सब वह फ़ोन पर बैठा मिस्टीरियस शख्स भी महसूस कर पा रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह बोला, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यह खुशी सिर्फ चंद पलों की है, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत जल्द मैं तुमसे छीन लूँगा। जैसे मैंने तुम्हारे उस फ्रेंड को छीना था, जैसे वह तड़प तड़प कर मरी थी, न तुम्हारी जान से प्यारी बहन भी मरेगी। और इसी के साथ उसकी खतरनाक हंसी गूंज जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर बामिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, रोते हुए हकलाकर बोलती है, देखो प्लीज़ मेरी दी को कुछ मत करना, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, तुम्हें उनके साथ यह सब करने में क्या मिलेगा। तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मेरी दी को छोड़ दो, उन्हें सबके बीच मत लाओ। और इतना कहकर वह बुरी तरह से रोने लगती है। वहीं इस समय वह बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह रोते हुए सिर्फ यही कह रही थी, प्लीज़ मेरी दी को छोड़ दो, उनको कुछ मत करना। बहुत बुरी तरह रोते हुए पैनिक कर रही थी तभी उसके रूम का डोर खुलता है और अर्विका रूम के अंदर आती है और बोलती है, बामी कहाँ हो तुम। वो इतना कह रही थी कि तभी उसकी नज़र बामिका पर जाती है जो एक कोने में अपने आप में सिमटी हुई बैठी थी। उसकी बॉडी इस समय बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। यूज इस तरह देखकर अर्विका घबरा जाती है और जल्दी से बामिका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्र भरे लाज में बोली, बामी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर बामिका उसकी तरफ देखती है और फिर उसे ज़ोर से हग करके बुरी तरह रोते हुए बोली, दीदी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना, है ना, प्लीज़ दी आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये सब सुनकर अर्विका और भी हैरान हो जाती है और वह बामिका के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बामी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और तुमसे ये बकवास किसने की कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो उसकी बात सुनकर बामिका डरते हुए बोली, उसने कहा कि वो आपको मार डालेगा, वो हम सबको मार डालेगा दी, वो हम सबको मार डालेगा। और यह सब कहकर वह बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लगती है। वहीं अर्विका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बामिका इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी, वो उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही थी। ये देखकर वह उसकी गर्दन के पीछे की एक नस दबा देती है जिससे बामिका बेहोश हो जाती है। वहीं वो गिरती उससे पहले अर्विका उसे संभाल लेती है और संभालते हुए उसे बेड पर लिटा देती है। चैप्टर नंबर 55। कुछ समय बाद बामिका बेड पर लेटी हुई थी और इस समय बहुत सारे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। यह सब डॉक्टर आर्बिका की वफादार। वहीं इस समय उन डॉक्टरों की हालत डर से खराब थी क्योंकि आर्बिका बामिका के पास बेड पर उसका हाथ पकड़कर बैठी उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। इस समय उसे बामिका को देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस समय बामिका का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। ये देखकर आर्बिका प्यार से उसके सर को सहलाते हुए मन में बोली, बामी तुम्हारी बहन का ये तुमसे वादा है कि जिसने भी तुम्हें ये दर्द दिया है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा उन्हें दर्द दूंगी, इतना कि उन्हें मौत भी प्यारी लगने लगेगी और वह मुझसे मरने की भीख मांगेंगे। और यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। तभी वह अपनी सर्द आवाज़ में डॉक्टर को देखकर बोली, क्या हुआ है मेरी बहन को डॉक्टर, क्या कुछ पता चला। वहीं उसकी इतनी ठंडी और खतरनाक आवाज़ सुनकर एक पल को सारे डॉक्टर एक पल के लिए कँप गए। उन्हें आर्बिका से बहुत डर लग रहा था क्योंकि वह लोग उसकी असली पहचान जानते थे कि अगर उनसे एक गलती हुई तो ये डेविल उन्हें छोड़ेगी नहीं। वहीं जब आर्बिका देखती है कि ये डॉक्टर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुंह में दही जमा ली है क्या, और तुम्हारे साथ सत्यम क्यों नहीं आया। वहीं आर्बिका को गुस्से में देखकर उन सब की हालत खराब हो गई लेकिन फिर भी उनमें से एक डॉक्टर हिम्मत करके बोला, बॉस सत्यम सर अभी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं, इतने कम समय में वह यहाँ पर नहीं आ सकते थे और हमने मैम को चेक कर लिया है, उन्हें अभी आधे घंटे में ही होश आ जाएगा। उनकी हालत देखकर तो लगता है कि उन्हें पैनिक अटैक आया था और इस कारण वह बेहोश हो गईं। लेकिन अभी हमें उसकी कोई खास वजह पता नहीं चली है। हमने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी तभी हमें कुछ पता चलेगा। और विकास गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे देखकर बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन भी बहुत खूबसूरत और बड़ा था लेकिन राय जायद मैंशन के सामने ये कुछ भी नहीं था।
वहीं इसी मेंशन के सेकंड फ्लोर पर बानी का रूम था, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि अलमारी का सारा सामान इधर उधर बिखरा था और बानी इस वक्त अलमारी से कुछ कीमती चीज़ ढूंढ रही थी ताकि उसे बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएं और वह उन गुंडों को ये पैसे दे सके, क्योंकि वह लोग उसे सुबह से कॉल करके धमकी दिए जा रहे थे कि अगर उसने पैसे उन्हें नहीं दिए शाम तक तो वह लोग उसका वीडियो वायरल कर देंगे। वहीं इससे वह बहुत परेशान थी। कहाँ से लाए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसके डैड महीने पर उसे सिर्फ 2100 INR ही पॉकेट मनी देते थे ताकि वह बिगड़ ना जाए, और उसकी मॉम के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे क्योंकि जितना भी पैसा उसके डैड उन्हें देते थे वह सब वह किटी पार्टी और अय्याशियों में खर्च कर देती थी, इसलिए वह उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। उसे अभी अपने कपबोर्ड में सिर्फ 90 लाख की ही ज्वेलरी मिली थी। उन्हें बेचकर उससे 90 लाख तो मिल जाते, लेकिन और 1.5 करोड़ रुपये वह कहाँ से लाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं इस समय वह अर्बिका को कोस रही थी क्योंकि उसी की वजह से अनुजी ने उससे कार्ड छीन लिए। अगर वह कार्ड उसके पास होते तो आराम से वह ये सब पैसे चुका देती। तभी उसे कुछ याद आता है और वह खुश हो जाती है और अपना मोबाइल ढूंढते हुए जल्दी से कार्तिक को कॉल लगा देती है। कुछ समय बाद कॉल रिसीव होता है तो बानी रोते हुए बोली, कार्तिक बेबी, पर इतना कहकर वह सिसकने लगी। वहीं दूसरी तरफ का लड़का मतलब कार्तिक जब उसका रोना सुनता है तो वह घबराते हुए बोला, बानी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेबी, क्या किसी ने तुमको परेशान किया, मुझे बताओ कौन है वह, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं उसकी बात सुनकर बानी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन फिर वह सिसकते हुए बोली, कार्तिक बेबी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेबी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तो अभी पैसे भेज देता हूँ, पर प्लीज़ तुम रोना बंद करो, मुझे तुम्हें रोते देख अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर बानी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। फिर वह झूठी खुशी और मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, थैंक यू बेबी, तुम अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिला। जहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह बानी का वही बेवकूफ़ और कमीना बॉयफ्रेंड है जिसने बानी के साथ मिलकर हमारी आविका बामिका को पिछले जन्म में मारा था। वहीं उसकी तारीफ सुनकर कार्तिक खुश हो जाता और जल्दी उसे पैसे भेज देता है। वहीं कुछ समय बात करने के बाद बानी कॉल रखती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए स्माइल के बोली, कार्तिक बेबी, अच्छे तो तुम बहुत हो बेबी, लेकिन क्या करें, तुम्हारी औकात एकांश के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम मेरे लायक नहीं हो क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं जिन्हें सिर्फ एकांश ही पूरा कर सकता है, तुम जैसा लूज़र नहीं। एक बार एकांश मेरा हो जाए फिर मैं तुमको दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। और इतना कहकर किसी चुड़ैल की तरह हंसने लगी। रायजादा मैंशन। अब तक बामिका को दवाई के असर से होश आ गया था। वहीं इस समय वह बिल्कुल शांत और खोई खोई सी लग रही थी। वहीं ये देखकर अर्बिका ने भी उससे यूज इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह उसके डर को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे फिर से कोई पैनिक का अटैक आ जाए। और फिर उसने और बामिका ने लंच किया और उसने बामिका को दोबारा से दवाई देकर सुला दिया और उसी के कमरे में खुद अपने ऑफिस का ज़रूरी काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। वहीं अब तक जय जी और अनु जी आ चुके थे, इसलिए वह बामिका की रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल चली गई। कुछ समय बाद वह अर्बिका हॉस्पिटल के एक लग्जूरियस कैबिन में बैठी हुई थी। समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं उसके सामने एक बहुत हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उसने इस समय सफ़ेद कोट पहना था जिससे साफ पता चल रहा था कि वह एक डॉक्टर है। तो ये है अर्बिका के दोस्त और पर्सनल डॉक्टर, डॉक्टर सत्यम। ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में से एक है। ये रिसर्च करके बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हैं जिससे लाखों लोगों की जान बची है। डॉक्टर सत्यम वहीं वह समय एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। पॉइजन और मिसेस बजाज। वहीं ये देखकर अर्विका बोलती है, क्या हुआ सत्याम, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? बामी ठीक तो है ना? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसकी बात सुनकर सत्याम रिपोर्ट टेबल पर रखता है और एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो आरू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारी बहन की बॉडी में पॉइजन मिला है और वह पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिससे पता लगता है कि उसे बहुत समय से ही पॉइजन दिया जा रहा है। वहीं ये बात सुनकर अर्विका हैरान हो जाती है और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए, जिससे उसके आसपास से खतरनाक ऑरा निकलने लगा। ये देखकर सत्यम भी बहुत डर जाता है, क्योंकि भले ही वो उसका दोस्त था, लेकिन फिर भी उसे अर्विका के गुस्से से बहुत डर लगता था। ये देखकर अर्विका जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और फिर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पूछती है, कैसा पॉइजन? तो सत्याम अपने आप को संभालते हुए बोलता है, ये पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तब किसी को मरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन, क्योंकि जिस इंसान को ये पॉइजन दिया जाता है उस पर ये तुरंत असर नहीं करता, बल्कि बहुत धीरे धीरे यह उस इंसान के दिमाग पर असर करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बामी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वह एक टॉपर भी है। तो सत्याम बोला, हाँ क्योंकि ये पॉइजन ऐसे ही काम करता है।
जिस इंसान को यह पॉइजन दिया जाता है उसे कमज़ोर, बेवकूफ़ इंसान बना देता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है और उसे हर चीज़ करने से डर लगता है। उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसे लोगों से मिलने भी डर लगता है और अगर कोई डर उस पर हावी हो जाए और इसी डर के कारण वह इंसान धीरे धीरे करके पागल हो जाता है। और फिर ये ड्रग इंसान के ऑर्गन्स पर भी बहुत असर करता है, जिससे किसी भी ऑर्गन के फेल होने से उस इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है, जिससे सभी को लगता है कि यह एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं पहचान सकता। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारी बहन की पूरी बॉडी में ये पॉइजन फैला है, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वरना उसकी जगह कोई और इंसान होता तो अब तक तो पागल हो चुका होता या फिर उसकी डेथ हो चुकी होती। क्वोट। वही ये बात सुनकर अविका की मुट्ठियां कस गई और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसे इस समय बानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानती थी इसके पीछे कहीं ना कहीं बानी और उसके छुपे हुए दुश्मन का ही हाथ है। उसे पहले ही शक था इस बात पर कि वह लोग बामिका को इतने आसानी से अच्छे से कैसे रहने दे सकते हैं, और उसका ये शक सही निकला। ये घटिया लोग उसकी बहन को बचपन से ही जहर दे रहे थे ताकि वह मर जाए। ये सोचकर ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही बामिका के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह ऐसी क्यों है और आज तक पता नहीं उसने कितना दर्द सहा होगा इस बानी की वजह से। इसलिए उसने ज़्यादा खानदान की फैमिली डॉक्टर को न बुलाकर अपने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया था, क्योंकि उसे शक था कि इसमें राय ज़्यादा खानदान का फैमिली डॉक्टर भी साजिश में शामिल है, तभी तो बामिका की हालत हुई है। वही मामिका के बारे में सोचकर उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वह बोली, वह ठीक हो जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा, तुम तो इस वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हो, तो तुम उसे ठीक कर दोगे ना। और इतना कहकर वह बड़ी उम्मीद से सत्याम को देखने लगती है। वहीं इस समय उसकी आंखों में बामिका को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सत्याम हैरान हो जाता है, क्योंकि अर्विका को वह बहुत समय से जानता था और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में, जहां पर उसकी जान को खतरा होता था, तब भी उसने अर्विका की आंखों में डर नहीं देखा था जो आज उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी वही दोस्त है जिसे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं वह इसी सोच में खोया था कि तभी अर्विका की बेचैनी से भरी आवाज़ सुनाई देती है, सत्यम, वह ठीक हो जाएगी ना, तुम उसे ठीक कर दोगे ना। सत्याम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम चुप क्यों हो। तो उसकी बात सुनकर सत्याम होश में आता है और एक लंबी सांस लेकर सीरियस होकर अर्विका को देखकर बोलता है, देखो, मैं उसका इलाज करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यह स्लो पॉइजन उसे बहुत समय से दिया जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि हमें उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और उसके डर को दूर करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसकी बात सुनकर अर्विका की जान में जान आई। सच में वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। वहीं यह महसूस करके एक पल को तो वह भी हैरान हो गई कि कितनी बदल गई थी वह। पहले उसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था, वह सचमुच बहुत हार्टलेस इंसान थी। सुनकर पहले उसे किसी के कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसका परिवार उसकी जान बन गए थे, उसके जीने की वजह बन गए थे। और बामिका के साथ तो उसका स्पेशल बॉन्ड था, अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं वह क्या करती। तभी वह सत्याम को देखकर बोली, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, वह सब मैं संभाल लूंगी, बस तुम जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू करो। और इतना बोलकर वह कुछ समय उससे और डिस्कस करती है और फिर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान 65 मंजिला बिल्डिंग की बाहर बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा था, बजाज इंडस्ट्री, और उसी के एक 65th फ्लोर पर एक लग्जरियस केबिन में एक शख्स राजा की तरह बैठा था। उसने अभी रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना था। वहीं उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले हुए थे, जिससे उसकी मस्क्यूलर चेस्ट नजर आ रही थी। एस्टरिस्क बहुत ही ज्यादा डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त वह शख्स अपने हाथ में पकड़े कागज को अपनी गहरी नीली आंखों से बड़े शिद्दत से देख रहा था। तभी वह अपनी गहरी अट्रैक्टिव आवाज में उस डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए बोला, मिसेस आविका अड्रिव बजाज। वही ये शब्द बोलते ही उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई और चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही वह शख्स बार बार इसी अल्फाज को बड़ी शिद्दत से पढ़ रहा था। वही जितनी बार वह ये शब्द बोलता उसकी आंखों की चमक बढ़ती जाती। तभी उसके कैबिन के सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आई। तो वह शख्स का ध्यान वहां चला जाता है और वह अपनी गहरी आवाज़ में बोला, कमिंग। ये बात सुनकर एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आया। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, देखने में वह फॉरेनर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन हमारे दोनों हीरो से कम। तभी वह लड़का अद्रव को ग्रीट करता है। चैप्टर 57। और वह लड़का सर झुकाकर बोला, बॉस, हमें लेडी बॉस के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है। वह हमारे ही कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है। इसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सारी जानकारी कोई जानबूझकर छुपा रहा है। इतना बोलकर वह चुप हो गया और फिर से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके बॉस ने उसे कोई काम करने को कहा हो और वह काम वह पूरा न कर पाया हो। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था
और साथ ही बहुत ज़्यादा शौक में भी, क्योंकि उनकी कंपनी की हैकिंग टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक थी। किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकालना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अपनी लेडी बॉस का नाम पता होने के बावजूद भी वे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकाल पाए। ऐसा लगता था जैसे अरविका नाम की कोई इंसान ही दुनिया में मौजूद नहीं हो। उसकी बात सुनकर अड्रिव को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अरविका देखकर ही समझ गया था कि वह कोई मामूली लड़की नहीं है। तो ऐसी क्या पहचान होगी उसकी छिछोरी की जो वह भी पता नहीं लगा पाया। ये सोचकर ही उसकी आंखों में इंटरेस्ट जाग गया, लेकिन वह चमक को छुपाते हुए अपने लड़के यानी अपने असिस्टेंट जैक से कहा, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा तो और भी एक ही हैकर है, खोजो और तुम्हारी लेडी बॉस के बारे में पता करवाओ। मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गॉट इट। तो जैक भी अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद अधिराज चेयर पर लीन होकर आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने आबे का खूबसूरत मासूम चेहरा आ जाता है, जिसे महसूस करके उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब से उसने मॉल में अरविका को देखा था तब से ही वह उसके दिल और दिमाग में बस गई थी। वह उसे सोते जागते सिर्फ अरविका ही नजर आती थी। वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह फीलिंग क्या है, क्योंकि उसने आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। और इसी फीलिंग से परेशान होकर उसने अरविका के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसे अरविका की इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो, उसका नाम भी पता नहीं चला। ये देखकर तो उसे अरविका के बारे में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और वह उसे अपनी जान लगाकर ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लगता भी कैसे, आखिर हमारी आरबी वर्ल्ड की बेस्ट हैकर है, उसके बारे में कोई तब तक पता नहीं लगा सकता जब तक वह खुद न चाहे। वहीं जब वह उसे रात उसने आबिका को देखा तो अड्रिव बहुत खुश हो गया। उसने नशे में ही अरविका का नाम पूछ लिया और शादी के डॉक्यूमेंट रेडी करने को बोल दिया और उससे जल्दी ही शादी कर ली, क्योंकि वह अरविका को अपना बनाना चाहता था। तभी अड्रिव अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी गहरी मैग्नेटिक आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है या फिर जुनून या फिर सिर्फ मेरी जिंद, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और जिंदगी भर मेरी ही रहोगी। अड्रिव इतना बोल अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अरविका के लिए उस वक्त दीवानगी, सनक, जिद, पोजीशन सब कुछ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब अरविका मेंशन पहुंचती है तो उसे अयान दिखता है, जो अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस आ गया था। ये देखकर वह खुश हो जाती है और जल्दी से उसे हग कर लेती है। तो आयन भी मुस्कुराते हुए उसे हग कर लेता है और उसके फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए बोला, कैसी है मेरी प्रिंसेस। तो आरबिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो फिर इतनी जल्दी। तो अयांश उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, काम जल्दी ही खत्म हो गया इसलिए मैं जल्दी आ गया। वहीं बाकी घर वाले भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर बमीका झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए मुंह फुलाकर बोली, भाई दी, आप दोनों ने मुझे तो भूल ही गए कि मैं भी यहीं पर हूँ। उसकी बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वे दोनों ही बमीका के पास जाकर उसे हग करके बोले, हम तुम्हें भूल सकते हैं क्या, नौटंकी कहीं की। और इतना बोलकर वे दोनों ही उसके एक एक गाल खींच लेते हैं। उसके दोनों गाल खींचने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा फनी लगने लगी थी, जिसे देखकर अयान और अरबिका को हंसी आ गई। ये देखकर बामिका ने जल्दी से उन दोनों से अपने गाल छुड़ाए थे, फिर मुंह फुलाते हुए जय जी और अनु जी से उनकी शिकायत करते हुए बोली थी, मम्मा डैडी देखिए ना, दी और भाई मुझे परेशान कर रहे थे। वहीं अनुजी और जय जी जो मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देख रहे थे, जब यह सुने थे तो अनुजी उनको झूठ मूठ का प्यार से डांटते हुए बोली थी, तुम दोनों शैतान क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे थे, खबरदार जो तुम लोगों ने मेरी बच्ची को परेशान किया तो। उनकी बात सुनकर अयान हंसते हुए बोले थे, सॉरी मॉम। वह बोल ही रहे थे तभी वहां एक सर्वेंट आकर बोलता है, मैम डिनर रेडी है। तो उसकी बात सुनकर अनुजी बोली थी, ठीक है तुम खाना सर्व करवाओ, हम अभी आते हैं। और इतना बोलकर सभी डाइनिंग टेबल पर गए थे और परिवार के साथ मस्ती और बातें करते हुए डिनर किया था और फिर सब अपने अपने रूम में चले गए थे। अरबिका का रूम। अरबिका अपने लैपटॉप में एक वीडियो देख रही थी। वहीं जैसे जैसे वह लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रही थी, उसके एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने वीडियो हटाया था और तेजी से कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाने लगी थी। फिर कुछ समय बाद अपना काम खत्म किया था और कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोली थी, कल का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कल से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई थी। तुम अपनी औकात भूल गए हो। अगली सुबह अरविका के कमरे में उस समय कोई भी नहीं था, क्योंकि बामी अपने कमरे में तैयार होने गई थी और अरविका अभी नहा रही थी। कमरे में पूरी तरह शांति थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंदर एक 35 औरत आती है। उसने सर्वेंट वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा एटीट्यूड था जैसे वह इस मेंशन की मालिक हो। कमरे में कदम रखते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाए। जब उसकी नज़र इतने खूबसूरत कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच और जलन साफ दिखाई दी। उसका चेहरा कड़वाहट से टेढ़ा हो गया। वह मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली,
सचमुच रायज़ादा परिवार के पास क्लास नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो उस बेवकूफ़ और मनहूस बामिका को घर की प्रिंसेस बना रखा है और अब ये गांव की देहातियाई है तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। वह होंठ भींचते हुए कमरे को फिर से घूरती है। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? इसे तो सर्वेंट रूम में भी रखा जा सकता था। आखिर इसने इससे ज़्यादा देखा ही क्या होगा अपनी ज़िंदगी में। इसके लिए तो सर्वेंट क्वार्टर भी किसी महल जैसा होता। इतना कहकर वह नखरे से चलती हुई पूरा कमरा ऐसे देखने लगती है जैसे वह उसी का हो। इतने सुंदर घर में रहकर तो ये अपनी औकात भी भूल गई होगी। लेकिन फिर अपने बालों को झटकते हुए वह बोली, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं ना। अब मैं इस गांव की गंवार को उसकी औकात याद दिलाऊंगी। फिर मिस बानी मुझसे बहुत खुश होंगी और हो सकता है वह मुझे कोई बड़ा तोहफा भी दे दें। इतना कहते ही उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। यह औरत रायज़ादा परिवार की पुरानी मेड थी जो यहाँ पिछले 14 सालों से काम कर रही थी। काम तो वह रायज़ादा परिवार के लिए करती थी, लेकिन गुलामी बानी की करती थी। बानी के कहने पर वह वमिका को परेशान करती थी, क्योंकि इसके बदले बानी उसे पैसे देती थी। लेकिन खुले तौर पर वह बामिका को कभी परेशान नहीं करती थी ताकि किसी को शक न हो, पर जब भी मौका मिलता वह उसे अकेले में ताने मारती और बातों बातों में ये याद दिलाती कि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। बामी को पता था कि वह इस परिवार की असली प्रिंसेस नहीं है, इसलिए वह चुप रहती थी और यही वजह थी कि उस औरत की हिम्मत बढ़ती चली गई। रायज़ादा परिवार के सभी सर्वेंट बामी से बहुत इज्जत से पेश आते थे, जिसके कारण यह औरत भी अपनी औकात भूल चुकी थी। अभी 1.5 महीने से उसके पति की तबीयत खराब थी। वह रायज़ादा मैंशन नहीं आई थी, लेकिन एक बात उसे अब तक समझ में नहीं आई थी। उसने 2 महीने की छुट्टी ली थी, फिर भी कल रात उसके पास अचानक एक मैसेज आया कि उसे आज ही रायज़ादा मैंशन वापस आना होगा। इसीलिए वह आज शोभा यहाँ पहुंची थी। आज तक उसने अरविका को नहीं देखा था, लेकिन उसने ये ज़रूर सुना था कि अरविका एक छोटे से अनाथ आश्रम से आई है। इसीलिए उसे लगा कि अरविका को आसानी से परेशान किया जा सकता है। लेकिन उसे क्या पता, यही उसकी गलती आज उसे बर्बाद करने वाली थी। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जहां महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जिनमें से हर एक की कीमत करोड़ों में थी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक और तेज हो गई। वह जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास गई और एक लिपस्टिक उठाते हुए घमंड से बोली, ये प्रोडक्ट्स कितने महंगे होंगे, मैं इसे अपनी बेटी के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि इस गंवार को क्या ही पता कि मेकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये कहकर वह बाकी प्रोडक्ट्स को भी छू छू कर देखने लगी, जैसे वे उसके ही हों। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से अरविका बाहर निकली। इस समय उसने ओशन ब्लू कलर की सिंपल फ्रॉक पहन रखी थी। हॉट शॉवर लेने की वजह से उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसके बाल अभी गीले थे, जिन्हें वह टॉवल से सुखा रही थी, लेकिन बालों की कुछ लंटें उसके छोटे और खूबसूरत चेहरे पर आ रही थीं, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। इस समय वह बिल्कुल किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसे देखकर सरिता एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आंखों में जलन के भाव आ गए, क्योंकि वह भर भर कर मेकअप करती थी, फिर भी इस समय किसी आंटी की तरह लग रही थी। जबकि अरविका ने अभी कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसकी स्किन बिल्कुल ग्लास की तरह चमक रही थी। वह यही सोच रही थी कि बिना मेकअप के कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है। उसे अरविका से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दिल ही दिल में ये सोचकर तसल्ली ली कि भले ही यह इतनी खूबसूरत है, लेकिन है तो एक गाँव की गंवार ही ना, न बोलने का ढंग, न रहने का। मैं इस लड़की को आसानी से अपने काबू में कर सकती हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर घमंड के भाव आ गए। जब अरविका ने अपने रूम में सरिता को देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वह अपनी बर्फ जैसी ठंडी और खतरनाक आवाज़ में बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना इजाज़त आने की और मेरे सामान को टच करने की। वह अपनी जानलेवा नज़रों से उस मेड को देखने लगी। इस समय उसके दिमाग में पिछली जन्म की बातें भी चल रही थीं। पिछली जन्म में जब वह रायज़ादा मैंशन में थी तो यही औरत उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, नीचा दिखाती थी। उस समय मिस्टर और मिसेज रायज़ादा से उसके रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे, इसलिए वह बात उन्हें नहीं बताती थी बल्कि बानी को बताती थी। लेकिन बानी हमेशा उसे मिस्टर और मिसेज रायज़ादा के खिलाफ और भड़का देती थी कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। वह तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानना चाहते, इसलिए सर्वेंट्स से तुम्हें परेशान करवाते हैं। इसी वजह से अरविका के दिल में उनसे और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी, और बाद में इसी चालबाजी के कारण बामी ने उसे और अरविका को किडनैप करवा दिया था, और बामिका को पॉइजन भी यही मेड देती थी। ये सब याद आते ही उसके एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डरावने हो गए। वही सरिता ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसके पूरे शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई, और जब उसने अरविका के चेहरे और उसकी आंखों में देखा तो वह डर से कांप गई, क्योंकि इस समय अरविका मौत की देवी से कम नहीं लग रही थी। तभी अरविका ठंडी आवाज़ में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसकी बात सुनकर अब सरिता अपने डर पर काबू करते हुए अकड़कर बोली, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। लगता है तुम्हें तमीज़ नहीं है कि लोगों से कैसे बात करते हैं, जो तुम मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हो। ये सुनकर अरविका के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई और वह इंटरेस्ट से सरिता की तरफ देखते हुए धीमे कदमों से उसके पास आते हुए बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज़ में बोली, अच्छा,
तो अब क्या? मुझे एक नौकरानी से सीखना पड़ेगा कि तमीज़ क्या होती है। लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो कि तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हो। तमीज़ मुझे नहीं बल्कि तमीज़ तो तुम्हें सिखाने की ज़रूरत है। अपने लिए नौकरानी शब्द सुनते ही सरिता को बहुत गुस्सा आया। भले ही वह यहाँ काम करती थी लेकिन वह खुद को यहाँ की किसी महारानी से कम नहीं समझती थी। वह यहाँ की सर्वेंट हेड थी और मेंशन का आधा से ज़्यादा काम वही संभालती थी। इसीलिए उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ उसका रुतबा बहुत बड़ा है। गुस्से में सरिता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी बोलने की? और क्या कहा तुमने? मेरी औकात नहीं है। अरे मैं यहाँ पर 14 सालों से काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अनु मैडम की वफादार हूँ, और तुम तो यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं। सोच लो, अनु मैडम किसकी बात सुनेंगी और किसकी बात पर भरोसा करेगी? वह ये सब बोलकर अर्विका को डराना चाहती थी ताकि वह डरकर उसकी बात मानने लगे और इस तरह से वह अर्विका से बहुत पैसे निकलवा सके। चैप्टर नंबर 59। वह अपनी बकवास कर ही रही थी कि तभी उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद दिया। वही थप्पड़ पड़ने से सरिता का तो सर ही चकरा गया, साथ ही उसे अपने गाल पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? हाँ, कि तुम किस गंदगी से उठकर यहाँ पर आई हो और तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो? तुम्हें पता भी है अगर मैं ये बात अनु मैडम को बता दूं तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगी? वह तुम्हें इस घर से भी धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। उसे यही लग रहा था कि आबिका जैसी लड़की को राय ज़्यादा खानदान कभी नहीं अपनाएगा, और वह तो यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही थी और मिसेज रायज़ादा की गुड बुक्स में भी थी, तो वह तो उसकी ही बात मानेगी। आखिर कौन चाहेगा एक बदतमीज़ और घटिया लड़की को अपने परिवार की प्रिंसेस बनाना जो उनकी इज्जत को दांव पर लगा दे? वह यही सोचकर ये बोल रही थी। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वह 2-4 थप्पड़ सरिता को और जड़ते हुए बोली, चलो अब देख लेते हैं कि मॉम किसकी बातें मानेंगी। और इतना कहकर वह सुरिता के बालों को पकड़ती है और बिना रहम किए लगभग घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाने लगती है। वही उसके ऐसा करने से सुरिता की दर्दनाक चीखें वहां गूंज रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके सारे के सारे बाल उखड़ जाएंगे। वहीं वह इस तरह से सरिता को घसीटते हुए हॉल में ले आती है। वहीं हॉल में आयरन, अनुजी और जयजी मौजूद थे। जब उन्होंने अर्बिका को इतने गुस्से में देखा तो वह हैरान हो गए क्योंकि आज से पहले उन्होंने अर्बिका को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वहीं अर्बिका सरिता को बाल पकड़कर एकदम से छोड़ देती है जिससे सरिता वहां धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरती है, जिससे दर्द के कारण उसकी दर्दनाक चीख हॉल में गूंज जाती है। वहीं जब बाकी सर्वेंट्स ने यह देखा तो उन्हें आबिका से डर लगने लगा। लेकिन जिन सर्वेंट्स को सरिता परेशान करती थी, जब उन्होंने सरिता की हालत देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सरिता ने इस मेंशन में उनका जीना हराम कर दिया था। वहीं जब मिस्टर और मिसेज रायज़ादा और अयान ने यह देखा तो वह लोग जल्दी भागते हुए आर्बिका के पास आए। वहीं अयान तो जल्दी से आर्बिका को पकड़कर चेक करने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वह प्यार से बोला, प्रिंसेस क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या आपसे किसी ने कुछ कहा? और वह फिक्र से आर्बिका को देखने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्रिंसेस बिना किसी रीज़न के किसी को इस तरह हर्ट नहीं करेगी, जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। वही उसकी बात सुनकर आर्बिका कुछ नहीं बोली तो जयजी आगे आकर बोले, क्या हुआ प्रिंसेस? कुछ बोलिए ना। वहीं सरिता सबको आर्बिका से इतनी प्यार से बात करते देख हैरान हो गई क्योंकि बानी ने तो उससे कहा था कि आर्बिका प्यार नहीं काटे क्योंकि वह गांव से आई है और कसब उससे ही प्यार करते हैं और अगर वह उसे नुकसान पहुंचा देगी तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा था और यहाँ पर बानी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सोचकर वह थोड़ी डर गई। सब देखकर अनुजी जल्दी से अर्बिका के पास आई और पहुंचकर प्यार से पूछा, बच्चा क्या हुआ? ये सब क्या है? तो अर्बिका गस से बोली, मॉम, यह नौकरानी खुद को यहाँ की मालकिन समझ रही है और ऐसे लगता है कि मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। वही ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और गुस्से से सरिता को देखने लगे। वही ये बात सुनकर सरिता बहुत डर गई और डर की मारे उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, और ये लड़की तो डरने और कमज़ोर होने जैसी होनी चाहिए थी, पर यह तो कहीं से भी वैसी नहीं लग रही जैसे उसने अर्बिका के बारे में पहले सुना था। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अनुजी और जयजी उसकी साइड लेंगे। आखिर वह इतनी समय से उनके लिए काम कर रही है और अर्बिका तो अभी ही इस मेंशन में आई है। इसलिए वह रोते हुए बोली, मैडम मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो सिर्फ इन्हें नीचे आने के लिए कहा था लेकिन यह मुझ पर भड़क गई और मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी। वह अभी भी अर्बिका को गलत साबित करना चाहती थी ताकि वह अर्बिका को उसकी औकात दिखा सके। वही ये बात सुनकर अर्बिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और रायज़ादा परिवार की बोहे सी कौट गई। उसमें कोई शक नहीं था कि उन्हें अपनी प्रिंसेस पर ही भरोसा था, लेकिन यह औरत कैसे उनकी प्रिंसेस पर इल्ज़ाम लगा सकती थी? इसलिए अयान गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी प्रिंसेस से स्टोन में बोलने की? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? वही ये सुनकर सरिता परेशान हो गई कि अगर इन्हें सच पता चल गया तो उसका क्या होगा। इसलिए वह और ज़ोर से रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ सर, मेरी बातों का यकीन कीजिए।
और अगर यह मैडम जो बोल रही हैं वह सच है तो आप इनसे सबूत मांगिए। क्या सबूत है इनके पास कि जो ये बोल रही है वह सच है? और इतना कहकर वह रोने लगी क्योंकि वही मन में उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसे लग रहा था कि अर्बिका के पास कोई सबूत नहीं होगा और वह गलत साबित हो जाएगी, जिससे मिस्टर और मिसेज रायजादा उसे घर से बाहर निकाल देंगे और वह सालों के बदले उनसे पैसा लेगी और बानी को ये बात बताकर उससे भी पैसा लेगी। यही सोचकर वह खुश हो रही थी कि तभी अर्बिका अपना मोबाइल निकालकर उसे तुरंत प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है और अपने रूम की वीडियो चला देती है। वही वीडियो ऑन होते ही अर्बिका के रूम का कुछ समय पहले का सीन दिखने लगा, जिसमें साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था कि कैसे सरिता और अर्बिका को धमकाने की कोशिश कर रही थी और उसे नीचा दिखा रही थी। ये देखकर जय जी, अयान और अनु जी गुस्से में कब उठे कि उनकी ही पाइसों पर पलकर यह 2 कौड़ी की नौकरानी कैसे उनकी बेटी को नीचा दिखा रही थी। वहीं सर्वेंट ने भी हैरानी के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सचमुच वह बहुत हैरान थे सरिता की हरकत पर। पहले वह सिर्फ सभी सर्वेंट्स को बुली करती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह इस घर की प्रिंसेस और उनकी मिस को बुली लगी थी। वहीं यह सब देखकर सरिता के माथे पर तो ठंडा पसीना ही निकलने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्बिका के पास वीडियो होगा। सरिता की बुरी हालत। तभी प्रोजेक्टर पर एक और वीडियो चलने लगती है जिसमें सरिता छोटी सी बामिका थी और सरिता बामिका से बोल रही थी कि वह बहुत बेवकूफ़ और निकम्मी लड़की है। उसे जैसी लड़की को रायजादा खानदान में रहने का हक नहीं है। उसका चेहरा भी रायजादा खानदान के किसी इंसान से नहीं मिलता। उसे तो शक है कि वह रायजादा खानदान की बेटी है भी या नहीं। और यह भी कह रही थी कि उसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। वही ये सुनकर हमारी भोली भाली मासूम 6 साल की बामिका कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी तरह वह छोटी सी बामिका को नीचा दिखा रही थी। और इसके बाद बैक टू बैक वीडियो चलने लगती है जिसमें सरिता कई नए सर्वेंट को बुली करते हुए दिखाई दे रही थी और धमकाते हुए भी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तो रायजादा परिवार के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वही सरिता की हालत डर से खराब हो गई और बाकी सर्वेंट जिन्हें सरिता परेशान करती थी ये सब देखकर बहुत खुश थे कि अब सरिता को सजा मिलेगी। वही अनु जी गुस्से में सरिता के सामने आती हैं और उसके जबड़े को पकड़कर एक थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम घटिया औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे ही पैसों पर पलकर हमारी ही बेटियों पर रौब जमा रही हो। हमने हमेशा तुम्हें फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट किया और तुम मेरी दोनों बेटियों को बुली कर रही थी। कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश औरत हो तुम। इतना बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती हैं। अनु जी को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर कि अब तक उनकी छोटी सी बामिका से पता नहीं क्या क्या बोलती आई है, जिससे उसे कितना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ होगा, और आर्बिका को भी ये औरत वैसे ही परेशान करना चाहती थी। वह तो अच्छा हुआ कि आर्बिका ने इसकी सारी पोल खोल दी, वरना पता नहीं यह औरत उनकी बेटियों को और कितना परेशान करती। इसीलिए वो उसे गुस्से में लगातार थप्पड़ मार रही थी। अनु जी को इतने गुस्से में देखकर बाकी सब सर्वेंट और सरिता हैरान थे, क्योंकि अनु जी को सबने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। क्योंकि अनु जी एक बहुत ही प्यारी और काइंड हार्टेड लेडी थी जो किसी से बदतमीजी करना तो दूर, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती थी और हमेशा उन लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करती थी। शायद यही वजह थी कि अब सरिता की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। अनु जी के इस तरह थप्पड़ मारने से सरिता की हालत खराब हो गई थी। उसके दोनों गाल सुअरों की तरह फूलकर लाल हो गए थे। वही जय जी और अयान भी गुस्से से जलती हुई नज़रों से सरिता को देख रहे थे। तभी वहां पर सीढ़ियों से बामिका आती है। वही जब बामिका यह नज़ारा देखती है तो हैरान हो जाती है और वह हैरान होकर पूछती है, मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? वही बामिका को देखकर अनु जी की आंखों में गिल्ट नजर आने लगता है, क्योंकि नाक के नीचे ही उनकी जान से प्यारी बेटी को इतना परेशान किया जा रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए वह जल्दी से बामिका के पास जाती हैं और उसके गालों पर हाथ रखकर नम आंखों से कहती हैं, बच्चा, अपनी मम्मा को माफ़ कर दो, वह तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जब बामिका अनु जी को इस तरह रोते हुए देखती है तो वह घबरा जाती है और उनके हाथ पकड़कर पूछती है, मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अनु जी अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से सरिता को देखकर बोली, बच्चा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यह औरत तुम्हें इस तरह परेशान करती है, बुली करती है? पहले ही बताना चाहिए था, ताकि हम इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे पाते। अनु जी की बात सुनकर बामिका को पूरा मामला समझ आ जाता है। वह धीरे से बोली, मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी आप अपने काम में बहुत बिजी रहती थीं, तो मैं आपको और तनाव नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर अनु जी फिर बोली, बच्चा, तुम हमारी बेटी हो। तुम्हारी कोई भी बात हमें परेशान नहीं करती, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम तुम्हें सुने, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हमारे ही घर में तुम्हारे साथ इतना बुरा होता रहा और हमें पता भी नहीं चला। हम ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लग रहा था एक अच्छी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से उनकी एक बच्ची दूर हो गई और यूज़ इतना कुछ सहाना पड़ा और दूसरी उनके पास है, लेकिन वह यूज़ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सुनते ही बामिका उन्हें कसकर हग कर लेती है और कहती है, मम्मा, ऐसा मत कहिए, आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हैं। तभी आर्बिका और अयान भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, हाँ मॉम, इस घटिया औरत की वजह से खुद को ब्लेम मत कीजिए।
आप सच में बहुत अच्छी मॉम हैं और हमें गर्व है कि आप हमारी मॉम हैं। अयान फिर प्यार से बामिका और आरबिका के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, क्वोट, अगर कभी भी कोई तुम्हें इस तरह परेशान करे तो इस तरह कभी मत छुपाना, अपने भाई को बताना, हम उसे सबक सिखाएंगे, ठीक है। उसकी बात सुनकर बामिका और आरबिका हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला देती हैं और फिर दोनों अनु जी को गले लगा लेती हैं। उधर सरिता ये सब देख रही थी और जैसे ही उसे लगा कि अब किसी का ध्यान उस पर नहीं है, वह मौका देखकर धीरे धीरे वहां से भागने लगती है। लेकिन वह भाग पाती उससे पहले ही वहां के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। सरिता छूटने की कोशिश करती है। वही जब सरिता को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह रोते हुए बोलती है, सर मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतने साल आपके यहाँ काम किया है। वैसे उसे अपनी इस गलती के लिए कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वह किसी भी हालत में यह मेंशन नहीं छोड़ना चाहती थी। वही उसकी बात सुनकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि इतना को सब कुछ करने के बाद फिर भी इस घटिया औरत में हिम्मत है कि वह उनसे माफ़ी मांग सके। वह कभी भी इसको माफ़ नहीं करने वाली थी, इसलिए अयान बोला, ऐसे ले जाओ। वही उसकी बात सुनकर सभी गार्ड उसे घसीटते हुए मेंशन से बाहर ले जाने लगते हैं। वही जिससे सरिता उन्हें छोड़ देने के लिए गैगडाने लगती है, लेकिन किसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वही सरिता के जाने के बाद मेंशन में सन्नाटा छा जाता है। वही मेंशन के सारे सर्वेंट्स भी ये सब देखकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर अयान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उन सबको देखकर बोला, उम्मीद है आप लोग सरिता की तरह कोई भी हरकत नहीं करेंगे और हमारे लिए लॉयल रहेंगे, वरना आपकी हालत सरिता से भी ज़्यादा बुरी होगी। वही उसकी बात सुनकर सभी सर्वेंट को डर लगने लगा, क्योंकि ये सब बोलते हुए अयान बहुत खतरनाक लग रहा था। वही सभी अयान की क्रूएल्टी के बारे में जानते थे, इसलिए जल्दी से उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर अयान बोला, जाइए अब आप सब अपने अपने काम कीजिए। वही उसके इतना बोलते ही सब सर्वेंट वहां से 9-2-11 हो गए। कुछ समय बाद एक अंधेरे कमरे में सरिता की लगातार चीखों की आवाज़ आ रही थी। उसी रूम में लेडी बॉडीगार्ड सरिता को टॉर्चर कर रहे थे, उसे कोड़े मारे जा रहे थे। वही इस समय वह बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई थी, जिससे उसकी हालत बहुत खराब थी। वही अयान और अर्विका वहां पर बैठे हुए थे और पॉपकॉर्न खाते हुए सरिता को टॉर्चर करते हुए देख रहे थे। वही सरिता लगातार उनसे माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वह सिग्नल कर देते तभी अर्विका डेविल स्माइल लिए अयान की तरफ देखकर बोली, भाई मुझे लगता है इसके लिए ये सज़ा बहुत कम है। क्यों ना हम इसकी बेटी को भी वही पॉइजन दे जो ये हमारी बामी को दे रही थी। फिर यह भी अपनी बेटी को उसी तरह तड़प कर मरते हुए देखेगी जैसा ये हमारी बामी के लिए सोच रही थी। आबिका का दूसरा भाई। वही उसकी बात सुनकर सरिता का कलेजा कांप उठा। जो वह बामी को दे रही थी वह बहुत खतरनाक था, और अगर यही जहर उसकी बेटी को दिया तो क्या होगा। इसलिए वह रोते हुए बोली, मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, प्लीज़ आप मेरी गलती की सज़ा उसे मत दीजिए। वही उसकी बात सुनकर अर्विका उसके पास आकर उसके सूजे हुए गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर बोली, अच्छा तुम्हें 16 साल की बेटी तुम्हें इन सब के लिए छोटी लग रही है। तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुम एक 5 साल की बच्ची को इतना खतरनाक जहर दे रही थी। तब उसके बारे में नहीं सोचा कि उसकी क्या हालत होगी। लेकिन नहीं, तुमने बिना किसी कारण के और सब जानते हुए भी उसे वह जहर दिया, ऊपर से उसे टॉर्चर भी किया। इतना कहकर वह उसके पेट पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे सरिता की जोरदार चीख निकल जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं लालच में अंधी हो गई थी इसलिए मैंने ये सब किया। इतना बोलकर रोने लगी। बानी या उसकी फैमिली तुम्हें ये जहर देने को नहीं कहती थी। तो उसकी बात सुनकर सरिता रोते हुए बोली, नहीं मिस बानी या उनकी फैमिली में से किसी ने भी मुझे ये काम करने को नहीं कहा। मिस बानी तो मुझे सिर्फ बामिका मैडम को परेशान करने के लिए पैसे दे देती थी, पॉइजन लेने के लिए नहीं। वही उसकी बात सुनकर अयान की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। मतलब वह घटिया लड़की उसकी बहन को परेशान करने और टॉर्चर करने के पैसे देती थी, और तब से ये घटिया औरत उसकी प्रिंसेस को परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी और उसे पता भी नहीं। सच में उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। तभी अयान अपनी सख्त और खतरनाक आवाज़ में बोला, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? बताओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सरिता कांप उठी। फिर वो हिम्मत करते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। जब मुझे यहाँ 1 साल काम करते हुए हो गया तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था और उसने मुझे ये सब करने के लिए कहा और कहा कि अगर मैं उसका ये काम करती हूँ तो वह मुझे पैसे देगा। मैंने भी लालच में आकर उसकी बात मान ली, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना ही मुझे उस इंसान के बारे में पता है, क्योंकि उसके बाद कभी उसका फ़ोन नहीं आया और वह जहर भी मुझे मेरे घर पर पार्सल में मिलता था। मुझे उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वही उसकी बात सुनकर अर्विका और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर अर्विका गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। तभी वह सख्त आवाज़ में उन लेडी बॉडीगार्ड से बोली, इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक यह मर ना जाए, और जब यह मर जाए तो इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर जंगली जानवरों को खिला देना। और इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है।
वह इस औरत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। वही उसके पीछे अयान भी वहां से चला जाता है। इस समय उसकी आंखों में गहरा गिल्ट और गुस्सा दिख रहा था क्योंकि अर्विका ने उसे सब कुछ सच बता दिया था बामिका के बारे में, जिससे उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उसकी दोनों बहनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। वही उसके ही एक्सप्रेशन देखकर अर्विका समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए वह अयान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई आप इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत दीजिए क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उसकी बात सुनकर अयान की आंखें नम हो गई और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मेरी गलती कैसे नहीं है अर्विका? मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही घर में मेरी बहन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था और मुझे इसकी खबर ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ तुमने इसके बारे में पता करवा लिया, वरना हम अभी तक अपनी प्रिंसेस को खो चुके होते। ये सब मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। वही उसकी बात सुनकर अर्विका गहरी सांस लेकर बोली, भाई अब जो कुछ हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हमारे पास अभी भी मौका है, हम बामी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। उसकी बात सुनकर अयान कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। रायज़ादा मैंशन। इस समय अनुजी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करवा रही थी। आज के हुए तमाशे से अब वह थोड़ी नॉर्मल थी। वह सभी सर्वेंट को समझा रही थी कि खाने में क्या क्या बनाना है। तभी उनका मोबाइल बजता है। वही जब वह कॉलर आईडी देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि ये कॉल अर्विका के दूसरे भाई का था। वह जल्दी से कॉल उठाती है और सामने वाले को कुछ कहने का मौका दिए बिना झूठे गुस्से के साथ बोली, ओहो अब समय मिल रहा है हमारे नवाब साहब को अपनी माँ से बात करने का। उनकी आवाज़ में हल्की सी नाराज़गी थी क्योंकि अर्विका का दूसरा भाई आयांश पिछले 4 महीने से उनसे मिलने नहीं आया था। तभी सामने से कुछ कहा जाता है जिससे अनुजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह खुश और एक्साइटेड होकर बोली, क्या कहा तुम? सचमुच यहाँ पर आने वाले हो? चैप्टर नंबर 62। वहीं दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्रीज में अद्रिव अपनी केबिन में बैठा था। इस समय वह गुस्से से जैक को घूर रहा था। जैक डर से कांपते हुए उसके सामने खड़ा था। तभी अद्रिव गुस्से में बोला, तुम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए, उसका नाम पता होने के बावजूद। क्या अब मेरी टीम इतनी भी काबिल नहीं रह गई कि एक लड़की का पता नहीं लगा सकती? उसकी बात सुनकर जैक डरते हुए बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की लेकिन लेडी बॉस के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उस नाम की कोई लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैक की ये बात सुनकर अद्रिव का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। अद्रिव फ़ोन पर कॉलर आईडी देखता है। यह उसके बेस्ट फ्रेंड अयांश का था तो वह जल्दी से कॉल उठा लेता है। वहीं ये देखकर जैक राहत की सांस लेता है और मन ही मन बोला, बच गया। लेकिन तभी उसे अद्रिव की आवाज़ सुनाई देती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। उसकी बात सुनकर जैक का मुंह बन गया और मन ही मन बोला, पता नहीं ये बॉस को मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है। फिर उसे सज़ा के बारे में याद आता है तो उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ गई क्योंकि अद्रिव की पनिशमेंट का मतलब वह अच्छी तरह से जानता था। लेकिन अब कर भी क्या सकता था, इसलिए बेचारा अपना चेहरा लटकाए उसकी केबिन से बाहर निकल गया। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ अयांश की अट्रैक्टिव आवाज़ आई, मैंने सुना है तूने शादी कर ली है। वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव हैरान होकर बोला, तुझे कैसे पता चला? वह बस इतना ही बोला था कि तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से अयांश शॉक में चिल्लाया, क्या कहा तूने? क्या ये सच है? तूने सच में शादी कर ली? वो भी इतनी जल्दी? कौन है वो लड़की? और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? इसके बाद अयांश एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा देता है। वहीं उसकी बातें सुनकर अद्रिव परेशान होकर बोलता है, शांत हो जा, जब तू चुप होगा तभी तो मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। उसकी बात सुनकर अयांश चुप हो जाता है और कुछ सेकंड बाद उत्साह से बोलता है, ठीक है अब बता वो लड़की कौन है जिससे तूने इतनी जल्दी शादी कर ली? अयांश सच में बेहद एक्साइटेड था क्योंकि वह अद्रिव को पिछले 5 सालों से जानता था और इन 5 सालों में अद्रिव ने कभी किसी लड़की के पास जाने की कोशिश तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं था। अगर कोई लड़की खुद उसके पास आने की कोशिश करती तो अद्रिव उसका बुरा हाल काटता था। तो ऐसे में अयांश जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ऐसा क्या हुआ कि अद्रिव ने अचानक शादी कर ली। वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव उदास सा हो गया और धीमी आवाज़ में बोला, यार जब मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा तभी तो मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है, मुझे तो उसके नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं। उसकी ये बात सुनकर अयांश और भी ज़्यादा हैरान रह गया और उसने मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या मतलब तुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और तूने उससे शादी कर ली? क्यों और वो भी कैसे? वहीं उसकी बात सुनकर अद्रिव उसे कुछ बटेन छोड़कर मॉल की और होटल में हुई सारी बातें बता देता है। वहीं कुछ समय तक उसकी बात खत्म होने के बाद सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ समय बाद होश में आया की तरह अयांश की हांसी की आवाज़ गूंज जाती है। वहीं इस समय अयांश ठहाके मार मार कर हंस रहा था। ये सुनकर अद्रिव का मुंह बन गया और वह खींचते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर। एक तो मैं इतना परेशान हूं और तुम मुझ पर ही हंस रहे हो।
वहीं उसकी बात सुनकर अयांश अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, यार मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं। ऐसी अजीब व गरीब शादी ना मैंने कभी देखी है और ना मैंने कभी सुनी है। तुम वह सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इंडिया कब आ रहे हो। तो अयांश खुशी और एक्साइटमेंट में बोला, मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ इंडिया वापस। वहीं उसको इतना एक्साइटेड देखकर अद्रिव बोला, घर आने के लिए इतना एक्साइटेड तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या बात है। तो उसकी बात सुनकर अयांश बोला, हाँ वो क्या है ना, मेरी खोई हुई बहन वापस आ गई है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि भाई और मॉम ने तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे उससे बात करने दी। उसकी बात सुनकर अद्रिव बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, उसके बाद मिलकर और बातें करेंगे। और हाँ, जब तुम्हारी छिछोरी मिल जाए ना तो मुझे भी उससे ज़रूर मिलाना। मैं भी देखना चाहता हूँ उस लड़की को जिसने पहली मुलाकात में ही मेरे डेविल दोस्त की बैंड बजा दी। इतना कहकर वह हंसते हुए फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ आयान और अर्विका हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उन्हें सत्याम से बामिका की हेल्थ के बारे में और बातें जाननी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। हॉल में अनुजी बैठी होती हैं और उनके चेहरे पर आयांश के आने की खुशी में एक बड़ी सी स्माइल होती है। ये देखकर आयान मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या बात है मॉम, आज बड़ी खुश लग रही हो, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या। अनुजी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं कोई लॉटरी नहीं लगी, लेकिन मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, आयांश 15 दिनों बाद घर आ रहा है। ये सुनकर आयान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अर्विका एकदम नर्वस हो जाती है क्योंकि वह कभी आयांश से मिली ही नहीं थी। चैप्टर नंबर 63। अर्विका आयांश से कभी मिली नहीं थी क्योंकि आयांश फॉरेन रहता था। क्योंकि वहाँ उसकी अपनी कंपनी थी जिससे वह हमेशा फॉरेन में ही रहता था और घर बहुत कम ही आता था। पिछले जन्म में जब तक बामिका ज़्यादा मेंशन में थी तब तक आयांश उससे मिलने नहीं आया था। लेकिन जब उसे और बामिका को बनी ने किडनैप कर लिया था और उसकी फैमिली मुश्किल में थी तब आयांश उनकी मदद करने इंडिया आ रहा था। तभी उसकी फ्लाइट क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जानबूझकर यह सब बनी और उस मिस्टीरियस पर्सन ने करवाया था। क्योंकि फॉरेन में आयांश एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन था और उसका कनेक्शन माफिया से भी था। अगर वह इंडिया आता तो वह आसानी से सबको बचा लेता और रायजादा परिवार कभी भी बर्बाद नहीं होता। वह यही सब सोच रही थी, तभी वह बामिका की बात सुनकर होश में आ। बामिका सीढ़ियों से नीचे आकर खुशी से चिल्लाते हुए बोली, क्या सचमुच मम्मा, अंशु भैया घर आ रहे हैं। वहीं ये सब बोलते हुए बामिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश नज़र आ रही थी। क्योंकि तीनों भाइयों में वह आयांश के सबसे ज़्यादा करीब थी और वह उसका फेवरेट भाई था। वैसे तो वह अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका और आयांश का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हाँ प्रिंसेस अंशु घर आ रहा है, अनुजी मुस्कुराते हुए बोली। वहीं बामिका को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर आयान का मुंह बन गया और उसके चेहरे पर हल्की जलन भी नजर आने लगी। वैसे तो वह अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन उसे आयांश से बहुत जलन होती थी क्योंकि वह बामिका का फेवरेट भाई था। वह यहाँ पर रहता भी नहीं था, फिर भी बामिका उसके सबसे ज़्यादा करीब थी। और जब भी आयांश घर आता था तो बामिका उसके लिए उसे भी इग्नोर कर देती थी। इसलिए उसे आयांश से बहुत जलन होती थी क्योंकि वह भी अपनी बहन का फेवरेट भाई बनना चाहता था। लेकिन बेचारा जब भी बामिका से बात करता, बामिका उससे खुलकर बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वह अपना चेहरा हमेशा ऐसे सीरियस और खड़ूस बनाकर रखता था कि बेचारी बामिका को उससे बहुत डर लगता था। यही सोचकर आयान का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है और वह मन ही मन कहता है कि मुझे अपनी दोनों प्रिंसेसेस को कोई गिफ्ट देना चाहिए ताकि उन दोनों का मैं ही हमेशा फेवरेट भाई बना रहूं। आयांश के आने के बाद उसकी दोनों बहनें उसके ही आगे पीछे दौड़ती रहेंगी और वह ऐसा नहीं होने देगा। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर इतने ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन थे जैसे पता नहीं कौन सी करोड़ों की डील साइन कर रहा हो। कुछ समय तक वे सब थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं और उसके बाद डिनर करके वे लोग अपने अपने रूम चले जाते हैं। वहीं बामी और अर्बिका बामिका के रूम में चली जाती हैं क्योंकि वे दोनों आज वहीं सोने वाली थीं। बामिका वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है और चेंज करके रूम में आती है। तभी उसे फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह वही उसी मिस्टीरियस मैन का फ़ोन है। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर डर के मारे ठंडा पसीना आने लगता है, पर वही फ़ोन की रिंगटोन लगातार बज रही थी जिससे बामिका को और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत करके फ़ोन उठाती है और कॉलर आईडी देखती है तो एंगल ही पल उसका सारा डर मिट जाता है और उसकी जगह उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि यह फ़ोन एकांश का था। वह जल्दी से कॉल उठाती है और मोबाइल अपने कान से लगाती है तो वहाँ से एकांश की बेचैनी से भरी आवाज़ आती है, कैसी हो स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। यही उसकी बात सुनकर बामिका हैरान हो गई और वह बोली, एकांश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। यही सुनकर एकांश के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी बेचैनी पूरी तरह से कम नहीं हुई क्योंकि आज ही उसे अपने सीक्रेट गार्ड से पता चला था कि अर्बिका हॉस्पिटल गई थी और बामिका की तबीयत खराब है।
तभी से उसे बामिका की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने अरबिका को भी कॉल लगाया लेकिन बिजी होने की वजह से वह अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए टेंशन और बेचैनी में उसकी हालत ख़राब थी। लेकिन अब बामिका की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और वह बहुत ही सॉफ्ट लहजे में बोला, तुम ठीक हो ना स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। उसकी फिक्र महसूस करके बामिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वह स्माइल के साथ बोली, हाँ एकांश मेन बिल्कुल ठीक। यह सुनकर एकांश के सांस में सांस आती है और बातें करने लगे। तभी अरबिका चेंज करके आई तो उसकी नज़र बामिका पर गई जो एकांश से बात करते हुए ब्लश कर रही थी। ये देखकर अरबिका मुंह बनाकर बोली, देखो तो कैसे ये बूढ़ा मेरी भोली भाली बहन को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है। मैंने तो सुना था कि यह बूढ़ा लड़कियों से बात नहीं करता और हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन इसके गुण देखकर तो मुझे लग रहा है जैसे इसे लड़कियां पटाने का 100 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई काम धंधा ही नहीं, ये दिन भर नल्ला ही बैठा रहता है, जब देखो जब मेरी बहन को कॉल करके परेशान काटता रहता है। थरकी बुद्धा कहीं का इतना बोलकर वह मुंह बना लेती है। वो ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि जब से बामिका के साथ वह डेट पर गया था तब से एकांश दिन में 2-3 बार फ़ोन पर उससे बात जरूर करता था और जब किसी वजह से बामिका फ़ोन नहीं उठाती थी तो तुरंत उसे फ़ोन लगाकर उससे बामिका के बारे में ऐसे पूछता जैसे कि उसने बामिका को किडनैप कर रखा हो। कुछ समय बात करने के बाद बामिका फ़ोन रख देती है और अरविका से कुछ समय बात करने के बाद वे दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह 5 o'clock बजे बामिका, अरविका और अयान गार्डन में खड़े थे। इस समय तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखे थे। मॉर्निंग एक्सरसाइज और अरविका से कुछ समय बात करने के बाद वे दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह 5 o'clock बजे बामिका, अरविका और अयान गार्डन में खड़े थे। इस समय तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखे थे और इस वक्त बामिका कभी मुंडी घुमाकर अयान को देखती तो कभी अरबिका को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अरबिका इतनी जल्दी क्यों उठाया, क्योंकि नॉर्मली वह इतनी सुबह नहीं उठती थी। वहीं अयान और अरबिका के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अरबिका बामिका की तरफ देखती है तो उसे सत्याम की बात याद आती है जब अयान और अरबिका उससे बात कानी गए द टैब। उसने कहा था कि वह जब तक बामिका का इलाज शुरू नहीं कर सकता जब तक उसकी बॉडी थोड़ी हेल्दी न हो जाए, क्योंकि लगातार पॉइजन देने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और अगर ऐसे में उसका इलाज होता तो हो सकता है कि वह दवाइयों का इफेक्ट न झेल पाए, क्योंकि यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन मेडिसिन को लेने के लिए बामिका की बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये सब एक्सरसाइज से ही हो सकता है। तभी बामिका बोली, दी भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वह भी इतनी सुबह सुबह, मुझे अभी नींद आ रही है। तो अरविका बोली, हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने आए हैं और से आज ही नहीं बल्कि अब रोज़ ही इतनी सुबह ही उठना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर बामिका टुकुर टुकुर अरबिका की तरफ देखकर बोली, अगर एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ पर मेरा क्या काम लगता है, आपने मुझे गलती से उठा दिया, लेकिन कोई बात नहीं दी, ऐसी गलती हो जाती है। आप और भाई आराम से एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, मैं चलती हूँ। और वहाँ से दबे पाँव जाने लगी। ये देखकर अयान और अरबिका की आंखें छोटी छोटी हो गईं। वहीं बामिका भागती उससे पहले ही अरबिका ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर बामिका अपनी 32 के 32 दांत चमकाते हुए बड़ी मासूमियत से अरबिका की तरफ देखकर बोली, दी प्लीज़, आपको पता है ना मुझे ये एक्सरसाइज नहीं पसंद और मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब कुछ तो दया करो अपनी बहन पर। और इतना कहकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। वही उसके इस मासूम चेहरे को देखकर अयान और अरबिका तो पिघलने ही वाले थे क्योंकि वह लगी इस वक्त इतनी क्यूट रही थी। लेकिन अरबिका अपने आप को संभालती है और छोटी आंखों से बामिका को घूरते हुए बोली, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा समझी। अब तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही होगी, तुम्हें स्ट्रांग बन सको, कब तक यूं इस तरह सिंगल पसली बनकर घूमती रहोगी। वही उसकी बात सुनकर अयान को हंसी आ गई और बामिका का मुंह बन गया और वह मुंह बनाकर बोली, मैं कोई सिंगल पसली नहीं हूँ, इसे 0 फिगर कहते हैं। और हाँ, मुझे स्ट्रांग बनने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग हूँ। और इतना कहकर वह अपना हाथ आगे करती है और मुट्ठी बंद करके बड़े ही प्राउडली अपने डोले शोले दिखाने लगती है। और वह मुस्कुराते हुए बड़े ही प्राउड से अयान और अरबिका को देखती है, जो उसे इस तरह देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बामिका इस तरह करने से उसके डोले शोले तो नहीं लेकिन उसका सिंगल पसली हाथ ज़रूर दिख रहा था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही थी। या देखकर अयान और अरबिका को बहुत हंसी आ रही थी। वही जब बामिका या देखती है तो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना हाथ नीचे करती है और मुंह बनाकर बोली, भाई दी आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाइए, मैं आप लोगों से बात नहीं करती। और इतना बोलकर वह वहाँ से रिफू चक्कर होने वाली थी। तभी अरबिका उसका हाथ पकड़कर बोली, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दिख रहा है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, कल तुमसे एक 10 किलो की चेयर भी नहीं उठाई गई थी और बात करती हो स्ट्रांग होने की। और इतना बोलकर वह घूरते हुए बामिका को देखने लगी। वही ये सुनकर बामिका का मुंह बन जाता है। इस समय वे दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी जिन्हें अयान मुस्कुराते हुए देख रहा था। सचमुच बामिका को इस तरह देखकर यही सोच रहा था कि बामिका अरबिका के आने से कितनी बदल गई थी, क्योंकि पहले बामिका उनसे मजाक करना तो दूर की बात ही बहुत कम करती थी, लेकिन आज अरबिका के आने के बाद वह अब अपनी फैमिली के और भी क्लोज हो गई थी और उनके साथ हंसी मजाक भी करने लगी थी।
पहले हमेशा वह बहुत शांत शांत और डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन अब उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता था। आज से तुम एक्सरसाइज शुरू करने वाली हो, इसलिए आज कुछ हल्का फुल्का ही कर लो। तुम एक काम करो, तुम इस पूरे गार्डन के 5 चक्कर लगाओ। वहीं उसकी बात सुनकर बमीका को तो जैसे चक्कर ही आने लगे थे, क्योंकि यह गार्डन कई किलोमीटर में फैला हुआ था और उसके 5 चक्कर को आविका हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही थी। और उसके जैसी नाजुक सी जान के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। ये सोचकर ही वह रोनी शक्ल बना लेती है और अरविका और अयान को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अरविका और अयान उसकी कुछ नहीं सुनते, क्योंकि यह उसके भलाई के लिए था। वहीं कुछ समय बाद वे लोग गार्डन के चक्कर लगाने शुरू करते हैं। तो अरविका और अयान बिजली की रफ्तार से गार्डन के चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब की आदत थी। उनकी स्पीड देखकर बमीका तो मुंह खोले उन दोनों को ही देखती रह गई। कुछ समय बाद अरविका और अयान गार्डन के 10 चक्कर लगाकर अपनी आगे की एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे थे। वहीं बमीका बेचारी थकी हरी गार्डन में लेटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वैसे तो उसने गार्डन के सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए थे, पर इतने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी कि अब उसके उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ये देखकर अयान और अरविका भी उसे ज़्यादा दौड़ने को फोर्स नहीं करते, और थोड़ा सा और एक्सरसाइज करके वे तीनों मेंशन के अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और सब साथ में मिलकर फैमिली ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाकर बमीका तो सीधे बेड पर गिरकर सो ही गई, क्योंकि वह आज की एक्सरसाइज से बहुत थक गई थी। आज उन्हें कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए अरविका अपने ऑफिस निकल गई और अयान अपने ऑफिस निकल गया। रायज़दा इंडस्ट्रीज शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी, जिसके बाहर बहुत ही खूबसूरत शब्दों में रायज़दा इंडस्ट्री लिखा हुआ था। तभी उस बिल्डिंग के बाहर 10 से 12 कारों का काफिला आकर रुकता है और पहले सभी कारों से बहुत सारे ब्लैक ड्रेस बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आकर एक गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है और उसमें से अयान बाहर निकलता है। इस समय उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वहीं एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वह बिल्डिंग के अंदर आता है। उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज़ खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वहीं लड़कियां तो उसके हैंडसम चेहरे को देखकर उसे घूर घूर कर देख रही थीं, जिसे इग्नोर करते हुए अयान अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। वह जा ही रहा था, तभी एक लड़की अचानक से आकर उससे टकरा जाती है, जिस वजह से वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सभी एम्प्लॉयज़ उस लड़की को दया भरी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि अब पता नहीं अयान उस लड़की को इस गलती के लिए कौन सी सज़ा देगा। वहीं लड़कियां उस लड़की को जलन से देखे जा रही थीं। सौम्या अग्रवाल। वहीं जब अयान किसी लड़की को अपने इतने करीब देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह अपने गुस्से से जली आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है और यूज देखता रह जाता है, क्योंकि सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने हॉस्पिटल के लिए लिफ्ट दी थी। उस लड़की ने इस समय व्हाइट कलर का एक अनारकली और उसी का मैचिंग दुपट्टा पहना हुआ था। आंखों में काजल और अपने काले घने लंबे बालों को उसने एक नॉर्मल सी चोटी में बांध रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं इस समय अयान को इतने गुस्से में देखकर वह डर के मारे कांप रही थी। ये देखकर अयान को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बिना चेंज किए अपनी सख्त ठंडी आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर आपको लोगों से टकराने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। और इतना कहकर वह अपनी गहरी आंखों से सामने खड़ी लड़की को देखने लगता है। वहीं उसकी बात सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन डर और घबराहट के कारण उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वहीं उसकी आंखों में आंसू देखकर अयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस होती है, जैसे महसूस करके उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं कि वह किसी लड़की से इतना इफेक्ट कैसे हो सकता है। इसलिए वह जल्दी से उस लड़की को छोड़ता है और उसके जवाब का बिना इंतजार किए ही गुस्से से वहां से निकल जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ हैरान हो जाते हैं कि उनके बॉस ने इस लड़की को बिना सजा दिए छोड़ दिया। वरना अगर कोई भी लड़की उनके बॉस के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश करती थी तो अयान सीधा उसे नरक का रास्ता दिखाता था। वहीं तभी उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वहीं जब फुल उस लड़की को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, जो कि आज तक उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, और उसको सब लोग देखने लगते हैं। तभी एक लड़की उस लड़की को देखते हुए बोली, मुझे लगता है बॉस अब इस लड़की को फायर कर देंगे, क्योंकि बॉस इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ते। तो उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, इतनी आसानी से तो बॉस इसको नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहकर वह लोग उस लड़की को देखने लगते हैं। वहीं ऑफिस के कुछ लड़के भी उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिससे उसकी पकड़ अपने बैग पर कास जाती है। लेकिन जब वह ऑफिस एम्प्लॉयज़ की बातें सुनती है तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। कितनी मुश्किल से तो उसे ये जॉब मिली थी, अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये जॉब चली गई तो वह क्या करेगी।
अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वह अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी और अपना खर्चा कैसे निकालेगी। उसकी आखिरी उम्मीद ही यह जॉब थी। वह यही सोच रही थी, तभी वहाँ आयान का असिस्टेंट रमन आ जाता है। वहीं उसको देखकर सारे एम्प्लॉयज़ उस लड़की से अपनी नज़र हटा लेते हैं और बात करना छोड़कर अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि रमन काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तभी रमन उस लड़की के पास जाकर बोला, मिस सौम्या, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ऑफिस का टाइम हो गया है, आपको तो अभी बॉस के केबिन में होना चाहिए था ना। अभी के अभी उनके केबिन में जाइए, क्योंकि बॉस को काम में लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो उसकी बात सुनकर सौम्या जैसे होश में आती है और उससे सौम्या हिचकिचाते हुए बोली, सर, बॉस का केबिन कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर रमन को रियलाइज़ हुआ कि सौम्या आज ऑफिस पहली बार आई है, इसलिए वह बोला, मेरे पीछे आओ, और वहां से आयान के केबिन की तरफ चलने लगता है। वहीं सौम्या भी सर झुकाए रमन के पीछे पीछे चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयान फ्रस्ट्रेशन में अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सौम्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसे बहुत बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था, और इस समय वह बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तभी केबिन में नॉक होने की आवाज़ आती है, तो आयान अपने आप को संभालता है और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपनी सर्द आवाज़ में बोला, कम इन। उसकी बात सुनकर रमन और सौम्या केबिन के अंदर आ जाते हैं और आयान को ग्रीट करते हैं। वहीं जब सौम्या और आयान एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहीं सौम्या को अब डर लगने लगा कि कहीं उसकी गलती की वजह से आयान उसे जॉब से बाहर न निकाल दे, इसलिए वह बहुत डरी हुई नज़रों से आयान को देख रही थी। वहीं जब आयान सौम्या को देखता है, हैरान हो जाता है और रमन की तरफ देखता है, तो रमन उसका इशारा समझ सौम्या का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोला, सर, यह मिस सौम्या अग्रवाल हैं और आपको आपकी सिक्योरिटी के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। उसकी बात सुनकर आयान कुछ नहीं बोलता और सौम्या को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए हाँ में से हिला देता है और सौम्या की तरफ देखकर बोला, मिस अग्रवाल, अब तक तो रमन ने आपको आपका काम समझा दिया होगा। तो ये सुनकर सौम्या डांट हुए अपना सिर हामी में हिला देती है। आयान बोला, अच्छी बात है, और हाँ, अगली बार से आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? आप जाइए और आज का शेड्यूल बनाकर लाइए। तो उसकी बात सुनकर सौम्या कश हो जाती है कि यूज़ या जॉब मिल गई, फिर सौम्या वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयान चेयर पर लीन होते हुए अपनी आंखें बंद करके बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस अननोन। मेरी लाइफ में दोबारा आकर मैंने तुम्हें एक मौका दिया था मुझसे दूर जाने का, लेकिन अब तुम वापस मेरे पास आई हो तो तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनकर रहना होगा। सिर्फ आयान रायज़ादा की। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं इस समय वह क्या सोच रहा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ एक आबिका का पर्सनल खबरी। 2 दिन बाद अर्बिका और बामिका इस वक्त कार में बैठी थीं। बामिका ड्राइवर सीट पर डरी सहमी बैठी थी और अर्बिका पैसेंजर सीट पर बैठी उसे कार कैसे चलाते हैं उसके बारे में बता रही थी, क्योंकि आज वह बामिका को कार चलाना सिखा रही थी। वह तो पूरी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन हमारी बामिका की हालत डर से खराब थी। उसे तो रोड पर रोड नहीं बल्कि साक्षात जेल ही दिखाई दे रही थी। इसलिए वह डरते हुए कार की तरफ देखकर बोली, दी, आपको पता है ना सड़क पर आजकल कितने एक्सीडेंट होते हैं। उसकी बात सुनकर अर्बिका अपनी आंखें छोटी कर बामिका को घूरने लगी। वहीं ये देखकर बामिका अपना सलाइवा निगलते हुए बोली, दी, मुझे तो और कार चलाना भी नहीं आती। अरे, कार चलाना तो छोड़ो, मैं तो कभी ड्राइवर सीट पर बैठी भी नहीं हूँ। और अगर ऐसे में गलती से कोई आदमी बाडामी मर गया तो हम क्या करेंगे? हमारी तो पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी ना, दी। वहीं ये सुनकर अर्बिका गंभीर होकर बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम किसी एक्सीडेंट करके मार भी दोगी ना तो मैं तुम्हें जेल में नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पर बहुत जगह है उसे लाश को दफनाने की। हम यहीं कहीं लाश को दफना देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वह यह सब अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा सीरियस डरवने एक्सप्रेशन लिए बोल रही थी, जैसे कोई सीरियल किलर अपना अगला शिकार ढूंढने जा रहा हो। ये देखकर बामिका की हालत डर से खराब हो रही थी। उसे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने कभी अर्बिका का ऐसा रूप नहीं देखा था। क्योंकि अर्बिका हमेशा उसके सामने एक अच्छी और प्यारी बड़ी बहन बनकर ही रहती थी। इसलिए वह डर से हकलाते हुए बोली, दी, ये क्या कह रही हैं? प्लीज़, मुझे किसी आदमी को नहीं मारना और ना ही उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। चलिए, अब आप मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और इतना बोलकर वह सीट बेल्ट निकालकर गाड़ी से उतरने लगी। वहीं उसका ये रिएक्शन देखकर अर्बिका को हंसी आने लगी, लेकिन वह अपनी हंसी पर कंट्रोल करती है और बामिका के सिर पर एक हल्की सी चपत मारकर बोली, आज तक तुमसे गलती से कोई मच्छर मरा है जो आदमी मर जाएगा? बात करती है आदमी बाडामी मरेगा। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ जो बीच भरी सड़क पर तुम्हें पहली बार ड्राइविंग सिखाऊंगी? सामने देखो, सामने किलोमीटर तक दूर दूर तक तुम्हें कोई इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं दिखेगा। उसकी बात सुनकर बामिका सड़क पर देखती है तो सच में हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर उसे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। दिखाई भी कैसे देती, क्योंकि ये प्लेस सीक्रेट विला की पर्सनल रोड थी जहां पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए अर्बिका ने ये जगह चुनी थी बामिका को ड्राइविंग सिखाने के लिए।
वैसे तो बामिका को ड्राइविंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास बहुत सारे ड्राइवर थे, लेकिन अर्बिका बामिका को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी क्योंकि एकांश और रायजादा परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं और इसलिए बामिका का ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि वक्त आने पर वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अर्बिका बामिका को कॉन्फिडेंट और एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहती थी ताकि कोई भी उसकी कमज़ोरी और मासूमियत का फ़ायदा न उठा सके। वहीं कुछ समय बाद अर्बिका ने बामिका को कार के सारे फंक्शंस सब कुछ बता दिए थे और अब बारी बामिका के कार चलाने की थी, लेकिन वह इस समय बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और नर्वस थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह ये कर सकती है या नहीं। इसलिए वह अर्बिका की तरफ देखकर बोली, दी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका सख्त लहजे में बोली, तुम ये कर सकती हो बामी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम ये कर सकती हो। बस अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और खुद पर भरोसा करो कि तुम ये कर सकती हो। और अगर नहीं कर पाई तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है। उसकी बात सुनकर बामिका बहुत खुश हो जाती है कि अर्बिका को उस पर भरोसा है। वहीं अर्बिका के कहे शब्द बामिका के दिल पर जा लगते हैं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके दिल और दिमाग में बस यही शब्द गूंज रहे थे। अर्बिका का भरोसा देखकर अब एक बार वह फिर से गाड़ी चलाना ट्राई करना चाहती थी, चाहे फिर उसकी मौत ही क्यों न हो जाए। इसलिए जैसा आविका ने कहा था वह वैसे ही एक गहरी सांस लेती है, आंखें बंद करती है। उसके बाद वह रोड को देखती है और धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाती है, जिससे गाड़ी ऑन होती है और उसी के साथ उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है। तभी वह गाड़ी स्टार्ट करके कार चलाना शुरू करती है, जिससे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले तो बामिका को यह देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह खुद गाड़ी चला रही है। वह लाखों करोड़ों बार गाड़ी में बैठी थी, लेकिन आज से पहले उसे इतना अच्छा कभी नहीं लगा था जितना आज खुद ड्राइव करके लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे पंख लग गए हों और वह उड़ रही हो, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। वहीं धीरे धीरे कार चलाते हुए उसका कॉन्फिडेंस और चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वह इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वहीं कुछ समय बाद बामिका दिल खोलकर कुछ देर तक गाड़ी चलाती है और फिर गाड़ी रोक देती है। इसलिए कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद बामिका गाड़ी रोकती है और अपनी सीट बेल्ट खोलकर अर्बिका को जोर से हग कर लेती है। उसके इस अचानक एक्शन से अर्बिका बिल्कुल हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन में कुछ गीला गीला महसूस होता है। वह हैरान होकर बामिका की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर अर्बिका हैरानी और घबराहट में पूछती है, बामी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? उसकी बात सुनकर बामिका अपनी पकड़ और कस लेती है और सिसकते हुए बोलती है, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, मुझे अपनी बहन मानने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वहीं बामिका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उस पर किसी ने भरोसा किया। हाँ, परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्कूल में हमेशा बच्चे उसे यूजलेस लूजर कहकर चिढ़ाते रहते थे, जैसे वह इस दुनिया का कोई कचरा हो। और ये पहली बार था जब किसी ने उस पर इतना भरोसा दिखाया था और यकीन दिलाया था कि वह यूजलेस नहीं है। इसलिए वह बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका भी इमोशनल हो जाती है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती, बस प्यार से बामिका की पीठ सहलाती है। एक महीने बाद सिंघानिया एंटरप्राइजेस एकांश अपनी केबिन में अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ अपनी चेयर घुमा रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान थी। वह बार बार अपने होठों को टच करते हुए पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। वहीं उसकी थोड़ी ही दूरी पर शुभम खड़ा था और एकांश को अजीब नज़रों से देखे जा रहा था। साथ ही साथ उसके चेहरे पर चिंता की लकीर भी थी, क्योंकि उसे एकांश का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर लग रहा था कि वह पागल हो गया है। यही सोचकर बेचारा परेशान हो गया कि अगर उसका बॉस पागल हो गया तो उसकी मासूम लेडी बॉस का क्या होगा, और इस कंपनी का और उसकी प्यारी जॉब का क्या होगा। वह एकांश की तरफ देखता है, जो अभी भी दांत फाड़ते हुए बेमतलब पागलों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। ये देखकर शुभम अपने मन में बोला, क्वोट, हाय राम, लगता है सचमुच बॉस के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। मुझे ये बात जल्द से जल्द में मिस आविका को बतानी होगी, ताकि वह बॉस को ठीक कर सके। इतने समय में शुभम अर्बिका का पर्सनल खबरी बन गया था कि अगर एकांश यहाँ चीख भी मारता था तो ये बात वह अर्बिका को जाकर बता देता था, क्योंकि उसकी नज़र में अर्बिका एक देवी थी जो उसके दुराचारी बॉस से उसे बचाने के लिए इस धरती पर प्रकट हुई है। इसलिए वह आबिका को फ़ोन करने जा हाय रहा था कि तभी किसी के जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। थरकी, बूढ़े, दरवाज़ा खोल। मेरी बहन का फ़ायदा उठाने के बाद कहा, बूढ़ी बिल्ली की तरह चुप कर बैठा है, बाहर निकल। बूढ़े, आज मैं तुझे मार मार कर तेरा सारा ठरकपन निकाल दूंगी। बूढ़े, बाहर निकल, दरवाज़ा खोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बामी को अपनी ट्रक भरी बातों में बहला फुसलाकर उसे किस करने की? मैंने तुझे उंगली क्या पकड़ा दी, तू तो सिर पर चढ़कर नाचने लगा। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अर्विका जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है।
कुटाई और बूढ़ा मजनू। वहीं हमारे एकांश बाबू, जो अभी अपने स्वीटहार्ट के ख्यालों में खोए हुए थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनकी सारी खुमारी उतर गई और उनके चेहरे पर डर से ठंडा पसीना बहने लगा। तभी अरबिका की आवाज़ आई, खोल बूढ़े, खोल दरवाज़ा। तुझे क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप जाने से तू बच जाएगा? नहीं, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। थरकी बुड्ढे, मैंने मना किया था ना, जब तक बामी 21 की नहीं हो जाती तू उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन तुमने तो उसे सीधा किस कर लिया। इतना कहकर वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। वहीं उसकी इतनी खतरनाक धमकी सुनकर हमारा एकांश की हालत डर से पतली हो गई। वह अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए बोला, ओह नो, इस चुड़ैल को कैसे पता चला कि मैंने स्वीटहार्ट को किस किया है? कौन है वह दगाबाज जिसने उसे ये बात बताई होगी? इतना कहकर वह घूरकर शुभम को देखने लगा। उसकी डरावनी नज़रें महसूस करके शुभम अपने गले पर उंगली से चुटी कटेट हुए जल्दी जल्दी सिर नामी हिलाकर बोला, बॉस, इस बार मैंने नहीं बताया उन्हें कुछ भी। अरे, मुझे तो खुद नहीं पता था कि आप इतना बड़ा कांड करके आ गए हो। अरे, क्या आपने अपनी पिछली गलती से भी सबक नहीं सीखा? आपको याद नहीं है कि पिछली बार आपने लेडी बॉस को मिस अरबिका के सामने गोद में बिठा लिया था, तो उन्होंने आपको कुत्ते की तरह डॉडर डॉडर कर पीटा था, जिससे आप 2 दिन तक बैठ भी नहीं पाए थे। फिर भी आपने उन्हें किस कर लिया। बहुत ही डिसअपॉइंटेड वाला फेस बनाकर वह बोला, बॉस, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा घिनौना काम करेंगे। अभी हमारी लेडी बॉस तो बच्ची है और आप उनके साथ ऐसी हरकत करेंगे। छी छी बॉस, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अब मिस अरबिका आपकी अक्ल ठिकाने लगाएगी। उसकी बात सुनकर एकांश गुस्से से बोला, देवी के भक्त, अपना मुंह बंद रख, दगाबाज कहीं के। सैलरी मैं तुझे देता हूं और गुणगान तू उस चुड़ैल का करता है। उसकी बात सुनकर शुभम बोला, बॉस, आप मिस आविका के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। अरे, राक्षस तो आप हैं और आप देवी जैसी मिस आविका को चुड़ैल बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बॉस, आप मिस अरबिका के किए हुए एहसान भूल गए। बॉस, याद कीजिए, आप 25 साल के बूढ़े होने के बाद भी एक लड़की नहीं पटा पा रहे थे। तब मिस अरबिका ने ही आपकी सेटिंग लेडी बॉस के साथ करवाई थी। अगर मिस अरबिका ने आपकी सेटिंग लेडी बॉस के साथ नहीं करवाई होती, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप आज भी बूढ़े मजनू बने घूम रहे होते। और वह इतना कहकर मुंह बना लेता है। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश अपने दांत पीस लेता है, क्योंकि कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अगर वह शुभम को कुछ करता तो अरबिका उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि आजकल अरबिका और शुभम जिगरी यार बने घूम रहे थे। तभी अरबिका की फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई, तो वो जल्दी से गिरते पड़ते वह चेयर से उठा और अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगा, जिससे वह अरबिका के प्रकोप से बच जाए, क्योंकि वह अरबिका से दोबारा नहीं पिटना चाहता था। पिछली बार अरबिका ने जब उसे पीटा था, तो 2 दिन तक वह बेड से नहीं उठ पाया था। इसीलिए वह छुपने की जगह ढूंढ रहा था। वहीं उसे कोई छुपने की जगह नहीं दिखी तो वह हड़बड़ी में बोला, कहाँ छुपूं मैं, कहाँ छुपूं? फिर उसे खिड़की दिखी। वह खिड़की को देखकर बोला, यहाँ से कूद जाऊं क्या? हाँ, अगर यहाँ से कूद गया तो मैं उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगूंगा और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की में झांक कर देखा, तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई लगभग 500 फीट होगी। ये देखकर वह अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से कूद गया तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो फिर मैं अपनी स्वीटहार्ट से शादी कैसे करूंगा? इतना बोलकर वह फिर से अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी। वहीं वह अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ ही रहा था कि तभी अरबिका के सबसे बड़े भक्त यानी शुभम ने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी देवी जैसी मिस अरबिका के हाथों में दरवाज़ा पीटने की वजह से दर्द हो, इसलिए उसने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। हमारे एकांश बाबू की डर से दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जल्दी से टेबल के नीचे छुप गया। वहीं जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खुलते हुए अरबिका केबिन में आती है और यहाँ वहाँ नज़रें घुमाते हुए गुस्से में बोलती है, बूढ़े, बाहर निकल, वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगी। वहीं उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे जाती है। वहाँ उसे एकांश के पैर दिखाई देते हैं। क्योंकि वह टेबल लगभग 5 फीट की होगी और हमारा एकांश 6 फीट का था, इसलिए वह टेबल में अच्छे से छुपा नहीं था। जल्दबाजी में छुपने की वजह से उसे इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अरबिका एकांश के पैर पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालती है और उस पर अपने लात घूंसे बरसाने लगती है। वहीं जिससे एकांश की चीख निकल जाती है। वहीं काफ़ी देर तक एकांश को कूटने के बाद भी जब अरबिका का मन नहीं भरता, तो वह एकांश की पीठ पर बैठकर उसके बाल नोचने लगती है, जिससे एकांश चिल्लाते हुए बोला, अरे मोटी डायन, उतर मेरे ऊपर से। क्या अपने 1.5 कुंतल वजन से मेरा कचूमर निकालने का प्लान है? मैंने कहा उठ, डायन कहीं की। अरे छोड़ चुड़ैल, क्या कर रही है डायन कहीं की, छोड़ मुझे। वहीं अपने लिए इतने तारीफ वाले शब्द सुनकर अरबिका का दिमाग और भी ज्यादा फिर जाता है। फिर क्या था, वह एकांश के ऊपर अपने हाथों के साथ साथ अपने नाखूनों की भी कारीगरी दिखाने लगती है। वहीं ये देखकर हमारा शुभम जल्दी से छुप गया, क्योंकि गुस्से में कई बार अरबिका एकांश के साथ साथ उसे भी लपेटे में ले लेती थी और फर डॉनन की खूब कुटाई करती थी।
वैसे उसके लिए यह नज़ारा कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस एक महीने में एकांश और भामिका की बॉन्डिंग ही ऐसी हो गई थी। पहले तो अर्पिका को गुस्सा आने पर वह एकांश को सिर्फ ताने और गालियां ही देती थी, लेकिन अब जब ज़्यादा गुस्सा आता तो वह एकांश को अच्छी तरह फुर्सत से कूट भी देती थी। वहीं बेचारा हमारा एकांश चुपचाप उसकी मार खा लेता था। वहीं कुछ समय बाद जब तो वह रुक गई, वहीं एकांश को जी भर के घुटने के बाद अर्पिका के हाथों में दर्द होने लगा। अर्पिका एकांश की तरफ देखती है, जो कोने में किसी सड़क पर पड़े मवाली की तरह पड़ा हुआ था। इस समय उसके जेल से सेट किए हुए बालों का घोंसला बना हुआ था और उसके करोड़ों के ब्रांड न्यू कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर हमारी अर्पिका की हुई कारीगरी झलक रही थी। वहीं उसे देखकर अर्पिका अपने हाथों को मलते हुए और एकांश को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, क्वोट, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है ये बूढ़ा, ऐसी मस्टैंड जैसी बॉडी बना रखी है। तुम्हें मारने में मेरे हाथ दर्द देने लगे और मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। यह सब तुम्हारी गलती है। इतना बोलकर वह वहीं पास में रखे सोफे पर पसर जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर शुभम और एकांश उसे मुंह खोले देखने लगते हैं। मतलब ये लड़की उसके ऑफिस में आकर उसी को कूट रही थी, और अगर उसके हाथों में दर्द होने लगा तो ये भी उसी की गलती है। मतलब गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। अर्पिका एकांश को घूरते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बहन के साथ अब ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना, तो अगली बार बिना सिलवट के तुम्हारी चटनी बना दूंगी, समझे बूढ़ाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतने बुढ़ापे में भी तुम्हें इतनी आशिकी क्यों सूझती है। यह नहीं कि आराम से अच्छे और शरीफ बूढ़े की तरह रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी आशिकी करनी ही है। तुम्हें मारने की वजह से मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, और अब मुझे भूख लग आई है, इसलिए बूढ़े जीजाजी मेरे लिए खाना मंगवा दो। मुझे भूख लगी है। वह ये सब ऐसे बोल रही थी जैसे एकांश को कूटकर उसने एकांश के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। कटप्पा और मासूम शुभम, मतलब हद है ये लड़की। उसी के ऑफिस आकर उसे पीटती है और अब मैडम पीटने से थक गई है तो उसी से खाना भी मंगवा रही हैं। गजब की किस्मत है उसकी। कैसे रिश्तेदार हो तुम? मुझे इतना समय हो गया यहाँ आए हुए, और तुमने अभी तक मुझसे चाय पानी का भी नहीं पूछा। क्या तुमने वह वाली कहावत नहीं सुनी, अतिथि देवो भवः? उसकी बात सुनकर एकांश अर्पिका को बुरी तरह घूरने लगा, लेकिन फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लिए बोला, माफ़ करना महारानी साहिबा की मुझ में जैसे मामूली से सीईओ को मारने में आपके नाजुक हाथों को तकलीफ हुई। उसकी बात सुनकर अर्पिका एटीट्यूड से पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, मुझे तुम्हें मारने में तकलीफ हुई, लेकिन कोई बात नहीं बूढ़े जीजा। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की। मेरे साथ रह रहकर तुम भी स्मार्ट होते जा रहे हो। वैसे आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं घर खा कर आया हूं, लेकिन तुम मेरे लिए पनीर दो प्याज़ा, कोफ्ते, दाल मखनी, छोले भटूरे, आइसक्रीम, हलवा, दाल चावल, बस इतना ही खाना मंगवा दो। मैं इतने से हाई कम चला लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, महारानी साहिबा, बस इतना सा ही खाएंगी आप? अरे इतना सा खाना आपके लिए कम नहीं पड़ जाएगा। मुझे डर है कि इतना सा खाना आपके दांत में ना चिपक जाए। वहीं ये सुनकर अर्पिका उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझे बुक्कड़ कहने की कोशिश कर रहे हो जीजा? तो उसकी बात सुनकर एकांश वैसे ही झुंझलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं महारानी जी, हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपको बुक्कड़ कहें। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो बताइए मालकिन अपने इस नौकर को, क्योंकि आपकी खिदमत करने के लिए ही तो मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। तो उसकी बात सुनकर शुभम, जो अब तक अपने बिल में से बाहर आ गया था, वह खुश होकर अर्पिका की तरफ देखकर बोला, अरे मैम, आबिका मटर पनीर तो आप भूल ही गई, वह भी मंगवा लीजिए। मटर पनीर के बिना खाने में मज़ा नहीं आता है। तो उसकी बात सुनकर अर्पिका हामी भरते हुए बोली, हाँ हाँ बूढ़े जीजा, एक मटर पनीर भी ले आना। वहीं ये सुनकर एकांश गुस्से से शुभम को घूरते हुए बोला, दगाबाज कहीं के, इस चुड़ैल से मेरा कीमा बनवाकर अब तुझे मटर पनीर खाना है, धोखेबाज कटप्पा कहीं का। तो उसकी बात सुनकर शुभम बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोला, मिस अर्पिका, देखिए ना, ये मुझे दगाबाज और कटप्पा बोल रहे हैं। अरे मैं कटप्पा कैसे हो सकता हूँ? वो तो टकला था, और मेरे तो बाल हैं ना, देखिए। और इतना कहकर वह अपने बाल अर्पिका और एकांश को दिखाने लगा। वहीं उसकी बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर एकांश अपने दांत पीस लेता है। उसे तो अब अपने ही ऊपर शक हो रहा था कि उसने इस पागल और बेवकूफ़ इंसान को अपना असिस्टेंट कैसे बना लिया, और इसके साथ इतने सालों से वह काम कैसे कर पा रहा है। उसके हिसाब से तो शुभम जैसे बेवकूफ़ लोग जिस कंपनी में होंगे, वह कंपनी बर्बाद हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो फिर उनकी कंपनी टॉप पर कैसे है, वह यही सोच रहा था। तभी अर्पिका की गुस्से भरी आवाज़ आई, बूढ़े जीजा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मासूम, सुशील और आज्ञाकारी इंसान को दगाबाज और कटप्पा बोलते हो? अरे कहाँ से ये तुम्हें दगाबाज लग रहा है? इसका चेहरा देखो कितना मासूम है। अरे इसके तो चेहरे से ही मासूमियत टपकती है, देखो इसका मासूम चेहरा। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश शुभम की तरफ देखता है, जो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रहा था। उसे देखकर एकांश मुंह बनाकर बोला,
लगता है चुड़ैल, तेरा दिमाग के साथ साथ आंखें भी खराब हो गई हैं, जो तुझे ये लकड़बग्घे जैसी शक्ल का इंसान मासूम दिख रहा है। जाकर अपना इलाज किसी अच्छे आंखों वाले डॉक्टर के पास करवा लो, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से अंधी हो जाओ। तुम चिंता मत करो, इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर ऊपर की तरफ देखकर बोला, कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे इस चुड़ैल जैसी साली और ये दगाबाज असिस्टेंट मिला है। और इतना बोलकर वह वहां से उठने लगा, क्योंकि अगर वह कुछ समय और इन दोनों पागलों के साथ रहा तो फ्रस्ट्रेशन में कहीं अपना सिर ही न फोड़ ले। इसलिए वह वहां से चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका और शुभम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोले, लगता है ये बूढ़ा सच में सटिया गया है। और इतना बोलकर दोनों ने मुंह बना लिया। वहीं कुछ समय बाद एकांश फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करके अपने केबिन में आता है तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके वर्क टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था और अर्बिका और शुभम भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे थे। वह लोग ऐसे खाना खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हों। वहीं ये देखकर एकांश लाचारी में अपना सिर हिला देता है और फिर उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। वहीं खाना खाते हुए एकांश अर्बिका की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम यहाँ पर आने का कारण मुझे पीटना वश नहीं हो सकता। इतने समय में वह अर्बिका को बहुत अच्छी तरह से जान गया था। उसे अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह जानता था कि अर्बिका यहाँ पर सिर्फ उसे पीटने के लिए तो नहीं आई होगी, ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका अपने मुंह में खाना भरे भरे बोलने की कोशिश करने लगी, जिससे खाना उसके गले में अटक गया। ये देखकर एकांत जल्दी से वहां पास में रखा गिलास उसे देते हुए बोला, आराम से, पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। वहीं इस समय उसके चेहरे पर अर्बिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। एकांश ऐसा ही था, वह अर्बिका के साथ बच्चों की तरह झगड़ता भी था, लेकिन उसकी केयर भी उतनी ही करता था। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका भी अच्छे बच्चों की तरह शांति से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद एकांश ने फिर वही सवाल अर्बिका से पूछा, तो उसकी बात सुनकर अर्बिका डेविल स्माइल के साथ बोली, हाँ, वह क्या है ना, कोई अपनी औकात भूल गया है तो उसे ही उसकी औकात याद दिलाने यहाँ पर आई हूँ। वैसे आज तुम्हारी मिश्रा के साथ मीटिंग है ना? तो उसकी बात सुनकर एकांश भी न हैरान हुए बोला, हाँ। तो ये सुनकर अर्बिका के चेहरे पर एक बहुत खतरनाक ईविल स्माइल आ गई, जिसे देखकर एकांश बोला, लगता है आज यहाँ से किसी की अर्थी उठने वाली है। मीटिंग और हैप्सी आदमी। कुछ समय बाद सिंघनिया इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में इस समय लगभग 50 साल का एक आदमी और उसके साथ दो लगभग 25-26 साल के लड़के बैठे हुए थे। वह 50 साल का आदमी विनोद मिश्रा था। वह भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह इस समय एकांश के साथ एक ज़रूरी मीटिंग के लिए यहाँ आया हुआ था और इंतज़ार कर रहा था। तभी कुछ समय बाद उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एकांश एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आता है। इस समय उसने अपने चेहरे पर काम की वजह से मास्क लगा रखा था। वही उसकी पर्सनैलिटी और डोमिनेटिंग ऑरा की वजह से मिस्टर मिश्रा और उनके साथ आए उनके दोनों असिस्टेंट खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं तभी एकांश के पीछे से शुभम और अर्विका भी कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। वहीं अर्विका के आते ही उन तीनों की नज़र अर्विका पर ठहर जाती है, क्योंकि इस समय अर्विका ने मास्क नहीं लगाया था और उस समय उसने एक वाइट शर्ट टॉप और ब्लैक कार्गो जीन्स पहनी थी, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसे देखकर मिस्टर मिश्रा की आंखों में हवस नजर आने लगती है, जिसे देखकर अर्विका की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वहीं इस समय मिस्टर मिश्रा की गंदी नज़रें अर्विका की बॉडी पर टिकी थीं, जिसे देखकर एकांश की आंखें सर्द हो जाती हैं और अपने गुस्से से जलती आंखों से मिस्टर मिश्रा को देखते हुए बोलता है, मिस्टर मिश्रा, अपनी नज़रें संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा न हो कि आप कहीं देखने लायक ही न रहो, इसलिए अपनी नज़रें ज़रा नीचे रखिए, समझे आप। वहीं एकांश की खतरनाक धमकी सुनकर मिस्टर मिश्रा बहुत डर गए और उन्होंने अपनी नज़रें अर्विका से हटा लीं। ये देखकर एकांश के एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हुए, फिर वे लोग बैठ जाते हैं। वहीं अर्विका, जो मिस्टर मिश्रा के सामने वाली चेयर पर बैठने वाली थी, ये देखकर एकांश उसका हाथ पकड़कर अपने बगल वाली सीट पर बैठा देता है ताकि मिस्टर मिश्रा या उनके दोनों असिस्टेंट उसे न देख पाएं। ये देखकर अर्विका थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस समय एकांश बिल्कुल किसी प्रोटेक्टिव बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा था, जो अपनी बहन को हर बुराई से बचाना चाहता है। यह महसूस करके उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे वह जल्दी ही छुपा लेती है। वहीं उन दोनों को इतना करीब देखकर मिस्टर मिश्रा उन दोनों को क्यूरियोसिटी से देखते हुए बोले, वैसे आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ ये लड़की कौन है मिस्टर सिंघानिया? ये बात सुनकर एकांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, यह मेरी सेक्रेटरी है मिस्टर मिश्रा, और अब आपके सवाल जवाब हो गए हों तो क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? वह अपनी रौबदार आवाज़ में बोला। वहीं सेक्रेटरी सुनकर मिस्टर मिश्रा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन दोनों को इतना करीब देखकर मिस्टर मिश्रा को लग रहा था कि ज़रूर एकांश और अर्विका का अफेयर चल रहा है। ये बात सबको पता थी कि एकांश की शादी रायजादा खानदान की प्रिंसेस के साथ होने वाली है, इसलिए उन्हें लगा कि ज़रूर एकांश अर्विका के साथ मिलकर प्रिंसेस को धोखा दे रहा है। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई और वह अपनी गंदी स्माइल के साथ अर्विका को देखने की कोशिश करने लगा। वहीं ये सब देखकर एकांश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसकी मुठियां भी कस गईं।
वह मिस्टर मिश्रा के इरादे अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए उसे मिस्टर मिश्रा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उन्हें जिंदा गाड़ दे, लेकिन वह सिर्फ अर्बिका की वजह से ही रुका हुआ था। वहीं मिस्टर मिश्रा की नीयत की झलक देखकर एकांश अपनी सर्द आवाज में बोला, आपकी टिका जनकी हो गई हो मिस्टर मिश्रा, तो क्या अब हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? वहीं ये सुनकर मिस्टर मिश्रा हड़बड़ा गए और उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, तो उनके असिस्टेंट खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने लगे। वहीं इस बीच मिस्टर मिश्रा अपनी गंदी हवसी नज़रों से अर्बिका को देख रहे थे, जिसे महसूस करके एकांश और शुभम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शुभम का मन कर रहा था कि इस बूढ़े के सर के बचे कुंचे कुछ बाल भी नोचकर ऐसे गंजा कर दे। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई उसकी देवी जैसी मिस अर्बिका पर अपनी गंदी नज़र डालने की। वहीं कुछ समय बाद प्रेजेंटेशन खत्म होती है, तो मिस्टर मिश्रा घमंड के साथ बोले, तो बताइए मिस्टर सिंघानिया, कैसी लग आपको हमारी प्रेजेंटेशन? वह बोलते हुए उनके चेहरे पर घमंड साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एकांश उनकी प्रेजेंटेशन को मना नहीं कर सकता। वहीं उनकी ये बात सुनकर एकांश एटीट्यूड से बोला, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं लगी, मुझे इस प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी नज़र आ रही है मिस्टर मिश्रा, इसलिए मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। तो उसकी बात सुनकर मिस्टर मिश्रा का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एकांश कैसे मुंह पर ही उन्हें मना कर सकता है। इसलिए वह गुस्से में बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर सिंघानिया, आपको मेरे साथ ये प्रोजेक्ट करना ही होगा, वरना आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका मिस्टर मिश्रा को इंटरेस्ट के साथ देखने लगी। वहीं एकांश अपनी आईब्रो उठाकर मिस्टर मिश्रा को देखते हुए अपनी डरावनी और खतरनाक आवाज़ में बोला, लगता है आप अपनी औकात भूल गए हैं मिस्टर मिश्रा, जो आप मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मैंने आपके साथ ये डील नहीं की तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो उसकी बात सुनकर मिस्टर मिश्रा घमंड से अपनी गंदी हंसी हंसते हुए बोले, अगर आपने मेरे साथ ये डील साइन नहीं की मिस्टर सिंघानिया, तो मैं आपके और आपकी सेक्रेटरी के अफेयर के बारे में आयन सिंघानिया को बता दूंगा कि आप अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनकी बहन को धोखा दे रहे हैं। फिर आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। और हाँ, अब तो मैं आपके साथ ये डील भी तभी साइन करूंगा जब आपकी यह मिस्ट्रेस मेरे साथ एक रात के लिए मेरे बेड पर होगी। और इतना कहकर वह गंदी और हवस वाली नज़रों से अर्बिका को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन में बामिका गार्डन में घूमते हुए वहां के खूबसूरत फूलों को निहार रही थी। वह उन खूबसूरत फूलों को अपनी आंखों में बच्चों जैसी चमक लिए देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है, जो दबे पांव उसकी तरफ ही आ रही थी। ये देखकर बामिका चौकन्ना हो जाती है और कोई भी रिएक्ट किए बिना वैसे ही चलती रहती है। तभी वह परछाई अचानक से उसके पास आकर उसे पकड़ने वाली होती ही है कि तभी बामिका पीछे हटकर एक जोरदार किक उस इंसान को मारती है, जिससे वह इंसान संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। बामिका को आबिका ने सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग सिखा दी थी, जिससे बामिका ने बहुत जोर से उसे किक किया था, जिससे दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई, जिससे बामिका अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसी का नतीजा है ये कि एक महीने में बामिका की बॉडी अब बिल्कुल भी छुई मुई सी और कमज़ोर सी नहीं रही थी, बल्कि स्ट्रांग हो गई थी। वहीं जब बामिका उस इंसान की चीख सुनकर उसकी तरफ देखती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एकांश की बहान, क्योंकि सामने आयांश अपना पेट पकड़े जमीन पर पड़ा करा रहा था, क्योंकि बामिका ने सचमुच उसे बहुत जोर से मारा था। वह बुकाते हुए कह रहा था, हाय, मार डाला रे, मार डाला। और इतना कहकर वह बामिका की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि बामिका का लुक पूरी तरह से बदला हुआ था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसे इस तरह देखकर आयांश पूरी तरह से हैरान था। जहां बामिका पहले अपने घने और खूबसूरत बालों को घर पर हमेशा एक जूड़े में कैद करके रखती थी, वहीं उसके लंबे खूबसूरत बाल हवा में लहरा रहे थे और वह हमेशा अपनी आंखों पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाती थी, जिससे उसकी खूबसूरती थोड़ी छुप जाती थी। लेकिन आज उसने अपनी आंखों पर लेंस लगा रखे थे, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। और उससे ज़्यादा हैरानी इस बात से थी कि अभी अभी उसकी नाजुक वह हैरान था कि उसकी यह छुई मुई नाजुक सी बहन, जो पहले कभी एक चींटी भी नहीं मार पाती थी, आज उसने उसे इतनी ज़ोर से मारा और वह खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाया। इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसे मारना कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। आखिरकार वह एक वेल ट्रेन फाइटर था, जिसके सामने अच्छे अच्छे फाइटर भी पानी मांगते थे। वहीं बामिका तो आयांश को ऐसे देखकर बिल्कुल शॉक ही हो गई। तभी उसकी आवाज़ से होश में आई और भागते हुए आयांश के पास जाकर उसे उठाते हुए बोली, भाई, अब ठीक तो है ना, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? उसकी बात सुनकर आयांश कराहते हुए उठकर बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आ रहा था प्रिंसेस, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाएगा। वहीं आयांश आज ही अमेरिका से वापस आया था। वैसे तो वह 15 दिन पहले आने वाला था, लेकिन बीच में ही उसे एक ज़रूरी काम आन पड़ा, जिससे वह यहाँ पर आ नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर बामिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई को चोट लग गई। इसलिए वह उदास होते हुए बोली, सॉरी भाई, मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह अचानक से मेरे पीछे से आ गए थे, इसलिए मैं डर गई थी, सॉरी।
वहीं उसकी बात सुनकर आयांश बामिका के मायूस चेहरे को देखता है। उसे यूं उदास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बामिका की गाल खींचते हुए बोलता है, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हें डराने के लिए ये सब कर रहा था, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वहीं उसने साफ झूठ बोल दिया। चोट तो उसे सच में बहुत भयानक लगी थी, लेकिन अगर वह ऐसा कहता तो उससे उसकी भी बेइज्जती होती और उसकी बहन भी दुखी हो जाती। इसलिए उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। उसकी बात सुनकर बामिका खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए एक्साइटमेंट में बोलती है, आपको देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और इतना बोलकर वह उसे उठाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघनिया इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त एकांश ने मिस्टर मिश्रा का गला पकड़ा हुआ था। इस समय उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थीं। उसके कानों में बार बार मिश्रा के कहे हुए वही घटिया शब्द गूंज रहे थे, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से के साथ साथ उसके हाथों की पकड़ भी और मजबूत होती जा रही थी, जिससे मिश्रा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सांस न ले पाने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया था और वह एकांश से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे जरा सा भी हिला नहीं पा रहा था। वहीं मिस्टर मिश्रा के दोनों असिस्टेंट कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में दुबके हुए डर के मारे कांप रहे थे। इस समय वे अपने थरकी हैप्सी बॉस को कोस रहे थे कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनका बॉस एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। आज यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो, बल्कि विनोद मिश्रा अब तक न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी अपनी हवस के चलते बर्बाद कर चुका होगा। वहीं अब विनोद मिश्रा की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे गला दबने से ज्यादा डर एकांश की गुस्से से लाल आंखों से लग रहा था, जिनमें उसे साक्षात मौत दिखाई दे रही थी। वहीं उसकी आंखों के सामने अंधेरा और गहराने लगा। अगर एकांश उसका गला थोड़ी देर और दबाकर रखता तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। इसलिए अर्बिका एकांश के पास आकर उसे छुड़ाकर मिश्रा को घिनबारी नजरों से देखकर बोली, इस गंदी नाली के कीड़े को छूकर अपने हाथ गंदे मत करो। इसको तुम्हें टैपा टैपा कर मरूंगी। क्योंकि वह मिश्रा को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। एकांश के छोड़ते ही मिस्टर मिश्रा की सांस में सांस आती है और वह जमीन पर पड़ा जोर जोर से खांसने लगता है। थोड़ी देर सामान्य होने के बाद मिश्रा अर्बिका को देखकर बोला, अगर यही तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं है एकांश सिंघनिया, तो फिर उसके लिए इतनी फिक्र क्यों? मुझे तो लग रहा है कि मेरी बात एकदम सही है। उसकी बात सुनते ही एकांश मिश्रा के पेट पर जोर से लात मारता है, जिससे मिश्रा सीधे बाल से क्या टकराता जाता है। मिश्रा को देखते हुए एकांश बोला, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने की? तुझे पता भी है तू जिस लड़की के बारे में बकवास कर रहा है वो कौन है? वो एकांश सिंघनिया की इकलौती बहन है। वहीं उसकी बात सुनकर मिश्रा की हालत डर से खराब हो जाती है। मतलब उसने एकांश सिंघनिया की बहन पर अपनी गंदी नज़र डाल दी थी। अब पता नहीं एकांश उसके साथ क्या करेगा। वहीं एकांश की बात सुनकर अर्बिका की आंखें नम हो जाती हैं। एकांश के मुंह से अपने लिए बहन सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं ये देखकर अर्बिका मिश्रा के हाथों को अपने पैरों से मसलेट हुए ठंडी आवाज में बोली, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जड़ से उखाड़ दूंगी, समझे? और हो सकता है जो तुम आज दूसरों की बेटियों के साथ यह सब कर रहे हो, कल तुम्हारी बेटी भी उसी जगह पर हो। वहीं ये सुनकर मिश्रा घबरा जाता है और अटकते हुए बोला, 10 दिन बाद हम उन लड़कियों को दुबई भेजने वाले हैं, और तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, मुझे बताओ। तो मिश्रा बोला, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ उन लड़कियों को अरेंज करना और उन्हें एक्सपोर्ट तक पहुंचाना होता है। मैंने अब तुम्हें जितना भी पता था मैंने सब बता दिया। लेकिन प्लीज़ मेरे परिवार को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। और इतना बोलकर वह गिड़गिड़ाने लगता है माफ़ी के लिए। वहीं ये देखकर अर्विका, शुभम और एकांश उसे घृणा भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और एकांश अपनी गन निकालता है और मिश्रा के दोनों टांगों के बीच गोली मार देता है, जिससे मिश्रा की खतरनाक चीख पूरे केबिन में गूंज जाती है और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर एकांश अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर बोला, जाओ इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसका इलाज करवाओ ताकि यह अपनी बर्बादी खुद अपनी आंखों से देख सके। क्योंकि मौत इसके लिए बहुत छोटी सज़ा है, मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर एकांश के बॉडीगार्ड मिश्रा को वहां से ले जाते हैं। वहीं उसके जाने के बाद अर्विका गहरी सोच में पड़ जाती है। तो उसे देखकर एकांश मिस्ट्रियस आवाज में बोला, वे सब उन लड़कियों की डील 5 दिन बाद ही साउथ सिटी काल्पनिक नाम में करने वाले हैं। वहीं उसकी बात सुनकर अर्विका हैरानी से उसे देखती है। तो एकांश मिस्ट्रियस स्माइल के साथ अर्विका को देखकर बोला, सीक्रेट्स सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है साली साहिबा, कुछ सीक्रेट्स तो हमारे भी हैं। और इतना कहकर उसके चेहरे पर एक मिस्ट्रियस स्माइल आ जाती है। तो यह था पार्ट 3। कहानी यही खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और स्टोरी हब को सपोर्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई ट्विस्ट के साथ।